Is my voice is audible to everyone? ठीक है। सेक्शन नंबर 101 ऑनवर्ड एविडेंस एक्ट का जो बाकी का रिमेनिंग एरिया है उसको कवर करेंगे। ठीक है। मैं कुछ एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आप लोगों को यहीं पे दिलवा दूंगा ताकि जहाँ पे भी आप अपनी रिविजन्स कर रहे हैं तो वहीं पे कुछ नए पॉइंटर्स अगर मिलते हैं तो वो एड ऑन कर देना। ठीक है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। ठीक। देखो सेक्शन 101 से लेके 167 तक का एरिया जो हमारा रहता था उसको कवर कर रहे हैं। द प्राइमरी थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस इन द सेशन इज सेक्शंस में क्या क्या चीजें रेलेवेंट है, सवाल क्या क्या एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बन के आते हैं, वो सारे इश्यूज एक एक करके डिस्कस जो है वो करते जाएंगे। सेक्शन नंबर 101। देखो सेक्शन 101 इज प्राइमरली फॉर द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरली पूछा जाता है। नंबर वन दैट जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ कौन से सेक्शन के अंदर है? जर्नल बर्डन बर्डन ऑफ प्रूफ इट इज इन सेक्शन नंबर 101। ठीक है। जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो 101 के अंदर है। जो बेसिक बर्डन होता है, कोई भी पार्टी जो प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगी कोर्ट के पास, उसी पार्टी के ऊपर सारा का सारा बर्डन रहता है चीजों को प्रूव करने का। तो सेक्शन 101 के अंदर इट इज द प्राइमरी बर्डन, इट इज द प्राइमरी बर्डन of proving the facts, primary burden of proving the cause of action, or we can say of the facts, and this burden will never shift. This burden will never shift. ठीक है। जैसे प्रोसिक्यूशन ने एक्यूज के अगेंस्ट केस इनिशिएट किया तो प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना है कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है। इट इज नॉट फॉर द एक्यूज टू गिव हिज डिफेंस फर्स्टली। पहले प्रोसिक्यूशन को अपना बर्डन डिस्चार्ज करना है। तो सवाल आते हैं कि सेक्शन 101 के अंदर जो बर्डन है क्या वो शिफ्ट होता है या नहीं? द आंसर इज नो, इट नेवर शिफ्ट। ये प्राइमरी बर्डन है और जर्नल बर्डन ऑफ प्रूफ के नाम से हम 101 को डिनोट करते हैं। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ से होगा क्या? तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है अल्टीमेटली बेसिक प्राइमरी चीजें कोर्ट को बताता है कि कौन पार्टी क्या प्रूव करेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जैसे प्रिजम्पशंस अप्लाई हो जाती हैं
प्रिजम्पशंस अप्लाई हो जाती हैं, या फिर कोई एडमिशंस आप कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हो, या फिर एस्टॉपल अगर पार्टीज के ऊपर लग जाता है, ठीक है, तो फिर उन सारी चीजों से बर्डन ऑफ प्रूफ थोड़ा सा लाइटन हो जाता है, मतलब आपको चीजों को प्रूव करवाना शायद जरूरी ना हो, बिकॉज अगर कोर्ट ऑलरेडी प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहा है तो आपको शायद चीज प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। अगर ऑपोजिट पार्टी ने कुछ एडमिशन कर रखा है तब भी चीजें प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई एस्टॉपल की एप्लीकेशन हो रही है तो भी आपको चीजें प्रूव करवाने की जरूरत नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइटन by presumptions, admissions, and estoppels. Burden of proof is lightened by presumptions, admissions, and estoppels. इसका ध्यान रखना है। ये समझ में आ गया सभी लोगों को? Yes, everyone. ठीक है। Coming to the next point, section number 102. देखो सेक्शन 102 के अंदर जो बर्डन है प्रूफ करवाने का चीजों को, वो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करता जाएगा। तो आप पहली चीज लिखेंगे कि अंडर सेक्शन 102 इट इज द ओनस ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस। 102 के अंदर इट इज द ओनस ऑफ एड्यूसिंग एविडेंसेस, और इसको शिफ्टिंग बर्डन भी कहा जाता है। It is also called as the shifting burden, and it constantly shifts. ठीक है, so this is the thing which is there in section number 102. अब इसमें जब हमने कहा कि constantly shift कर रहा है, या ये shifting burden क्यों है, या onus of adducing evidence इसको क्यों कहा जाता है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि देखो हमारे सामने, अगर मैं क्रिमिनल केस का एग्जांपल देता हूं, देयर इज अ प्रोसिक्यूशन एंड देयर इज अ डिफेंस, लाइक प्रोसिक्यूशन वर्सेस एक्यूज्ड। तो मान लो प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, वो एलिगेशंस कोर्ट के सामने अगर ये प्रूव कर देते हैं, तो अब किस व्यक्ति को ये रिबटल करना है कि ये चीजें गलत है। तो इट इज द डिफेंस, है ना। जब प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी कोर्ट के सामने प्रूव करवा दी, तो अब डिफेंस को प्रूव करना है कि ये स्टोरी गलत है। तो अब हम इस स्टेज पे एक चीज देखते हैं कि अगर आज की डेट में दोनों पार्टीज में से जब हम एविडेंसेस को लीड कर रहा रोक देते हैं, तो कौन पार्टी हारती है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी स्टोरी को कोर्ट में प्रूव करवा दिया, और अगर आगे आज कोई भी एविडेंस लीड नहीं किया जाता है, तो एक्यूज शायद केस को हार जाए, तो बर्डन जो है वो एक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, बर्डन एक्यूज के ऊपर शिफ्ट कर चुका है। अगर एक्यूज अपना डिफेंस कोर्ट के सामने अच्छे से प्रूव कर देता है, तो दोबारा से अब कौन सी पार्टी केस हार सकती है, प्रोसिक्यूशन हार सकता है, तो बर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज द कांस्टेंट शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन। इसको ओनस ऑफ एड्यूसिंग एविडेंस के नाम से भी जानते हैं। इट इज द प्रूफ ऑफ द इंडिविजुअल फैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, प्रूफ ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट, कि जो फैक्ट किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की नॉलेज में है, वो एक पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट के सामने रखना चाहता है, बर्डन उसी के ऊपर रहेगा चीजों को प्रूव करवाने का। दैट इज सेक्शन नंबर 102। सेक्शन 101 के अंदर इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशंस दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 102 के अंदर भी इलस्ट्रेशंस हैं, दोनों इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशंस को ध्यान से करना है, ठीक है, समझ समझ के करिएगा, ऐसा जल्दबाजी मत करना। जैसे मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन, अगर 102 का इलस्ट्रेशन अगर हम देखें, जैसे इलस्ट्रेशन बी देख लेते हैं, तो लिखा है ए सूज बी और मनी ड्यू ऑन अ बॉन्ड। तो ए ने बी से कोई पैसा रिकवर करना है, जिसके लिए दोनों के बीच में बॉन्ड साइन हुआ था। द एग्जीक्यूशन ऑफ द बॉन्ड इज एडमिटेड, बट बी सेज इट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। तो बी कहता है कि सर बॉन्ड तो एग्जीक्यूट हुआ था, आई एडमिट दैट, लेकिन ए ने जबरदस्ती फ्रॉड करके मेरे साथ जो है वो बॉन्ड साइन करवाया है, और ए डिनाई कर रहा है। द नो एविडेंस वाज गिवन ऑन ईदर साइड, सो ए वुड सक्सीड as a bond is not disputed and the fraud is not proved। तो हुआ क्या, देखो ए ने बी के ऊपर केस किया, ये डॉक्यूमेंट है, दैट इज द बॉन्ड जिसकी बात हो रही है। ए कहता है कि बी ने मेरे साथ बॉन्ड साइन किया था और इसने मेरा पैसा देना। बी कहते हैं कि हाँ मैंने बॉन्ड साइन किया था, मैं इसको एडमिट करता हूँ। तो द फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, मतलब बॉन्ड तो था दोनों के बीच में,
दूसरी चीज बी कहता है कि सर इसने फ्रॉड करवा के मेरे साथ बॉन्ड साइन करवाया है, तो बी को प्रूव करवाना पड़ेगा ना। अगर बी फ्रॉड प्रूव नहीं करता है तो कौन केस जीत जाएगा? ए जीत जाएगा। तो इसका मतलब बर्डन किसके ऊपर है फ्रॉड प्रूव करवाने का? बी के ऊपर। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर सेइंग दैट देयर इज अ कांस्टेंट शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 103। सेक्शन 103, देखो सेक्शन 103 के अंदर एक पर्टिकुलर फैक्ट जिसकी नॉलेज में होता है उसको वो चीजें कोर्ट के सामने प्रूव करवानी है। राइट डाउन द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट, द बर्डन ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर फैक्ट। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि स्टेट वर्सेस ए का केस चला, स्टेट वर्सेस ए के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि ए ने थेफ्ट कमिट किया है। अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो इलस्ट्रेशन से रिलेट कर रहा हूं, इलस्ट्रेशन नंबर ए आप देखो, लिखा है ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर दैट थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। ए ने बी के ऊपर केस किया है और ए चाहता है कि सी नाम का व्यक्ति जिसको बी ने एडमिशन की थी कि उसने चोरी करी है वो कोर्ट में प्रूव हो। तो ए मस्ट प्रूव दी एडमिशन, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में जानकारी है जो कोर्ट को दिलवानी है, तो जिसको पता है वही बताएगा ना। तो ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर थेफ्ट एंड विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट बी एडमिटेड द थेफ्ट टू सी। तो बी ने जैसे मान लो चोरी किया, चोरी करने के बाद उसने सी को कहा कि मैंने चोरी की है, तो ये एडमिशन ए के फेवर में है ना, ये एडमिशन ए के फेवर में है, तो ए को ये एडमिशन प्रूव करवानी है। ए हैज टू प्रूव द एडमिशन, क्योंकि एक पर्टिकुलर फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि इसने एडमिशन किया था, दिस इज द पर्टिकुलर फैक्ट व्हिच इज टू बी प्रूव्ड बाय मिस्टर ए। दूसरी चीज आप देखें, लिखे बी विशेस द कोर्ट टू बिलीव दैट एट दैट टाइम इन क्वेश्चन ही वाज एल्सवेयर। बी कहता है कि सर जिस दिन चोरी हुई मैं तो कहीं और था, आई वाज एल्सवेयर। तो अब ये फैक्ट एक इंडिविजुअल फैक्ट बी के पास, बी को प्रूव करना है क्योंकि बी इस चीज को कोर्ट में रेज कर रहा है। तो दैट इज व्हाई 103 कहता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट की जानकारी अगर आपको है तो आप ही को वो कोर्ट में प्रूव करवानी है, ऑपोजिट पार्टी इसको प्रूव नहीं करवाएगा। और इलस्ट्रेशन बी जो है वो इलस्ट्रेशन ए का ही हिस्सा बनाई गई है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस एवरीवन, साथ साथ चलते जाओ। The next thing is section number 104, सेक्शन 104। देखो सेक्शन 104 में इसका को रिलेशन आप लोगों ने जब क्लासेस लगाई थी तो मैंने 136 के साथ किया था, सेक्शन 136 के साथ, कि अगर आपके सामने जैसे हम इस तरह से अगर बात करें, देयर इज फैक्ट नंबर 1 एंड देयर इज फैक्ट नंबर 2। ठीक है, देयर आर टू फैक्ट्स, फैक्ट नंबर 1 एंड फैक्ट नंबर 2। हमें प्रूव करवाना है फैक्ट नंबर 2। दिस इज द फैक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। बट ये वाला जो फैक्ट है आपका फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। यहां लिख ही रहे हैं दैट फैक्ट 2 इज डिपेंडेंट अपॉन फैक्ट 1। जैसे मान लो हमारे पास ये फैक्ट नंबर 2 है, डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन, तो डाइंग डिक्लेरेशन किस फैक्ट के ऊपर आधारित होती है? डेथ के ऊपर। बिकॉज अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई है तभी तो डाइंग डिक्लेरेशन रेलिवेंट होगा ना, अगर डेथ हुई नहीं तो डाइंग डिक्लेरेशन कैसे रेलिवेंट हो सकता है? तो जो व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करवाना चाहता है उसी व्यक्ति को डेथ प्रूव करवाना पड़ेगा। ऊपर से अगर आप पढ़े 104 कह रहा है द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल अ पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट। आप एक फैक्ट को अगर प्रूव करेंगे तो दूसरे फैक्ट का एविडेंस आपको देना पड़ेगा। तो यही चीज सेक्शन 104 कह रहा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग एनी फैक्ट नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू एनेबल टू गिव एविडेंस ऑफ एनी अदर फैक्ट। तो यहाँ पे एनी अदर फैक्ट इज द डाइंग डिक्लेरेशन, और डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करवाने के लिए आपको डेथ प्रूफ जो है वो करवानी पड़ेगी। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज देयर इन सेक्शन 104। अगर आप डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करवा रहे हो तो आपको डेथ प्रूव करवाना है। सिमिलरली इसी का इलस्ट्रेशन नंबर बी है कि एक बी नाम का व्यक्ति कोर्ट के अंदर
सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, बी नाम का व्यक्ति कोर्ट के अंदर सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, तो सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में तभी मान्य होगा ना कि जब प्राइमरी एविडेंस जो है आपका गुम हो चुका है। व्हेन प्राइमरी एविडेंस इज लॉस्टेड, ठीक है, या वो गुम हो गया है, डैमेज हो गया है, आपका प्राइमरी एविडेंस अगर गुम हो चुका है तो सेकेंडरी एडमिसिबल है। आप अगर कोर्ट में सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो तो आपको ये पहले प्रूव करवाना पड़ेगा कि आपका प्राइमरी एविडेंस गुम हो चुका है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज इन इलस्ट्रेशन नंबर बी। ए विशेस टू प्रूव बाय सेकेंडरी एविडेंस द कंटेंट्स ऑफ द लॉस्ट डॉक्यूमेंट, ए मस्ट प्रूव दैट द डॉक्यूमेंट हैज बीन लॉस्ट। मतलब प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका गुम हो चुका है, इट हैज बीन लॉस्टेड, आप ये पहले प्रूव करवाओगे तभी आप सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे पाओगे। आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन नंबर 104, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 105। सेक्शन 105, सेक्शन 105 जनरली बात करता है दैट कोर्ट presumes the absence of, court presumes the absence of journal exceptions. The court presumes the absence of general exceptions, journal exceptions, special exceptions and provisos. कोर्ट हमेशा इन चीजों की मौजूदगी को एब्सेंट मानता है। कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि कोई जनरल एक्सेप्शन, स्पेशल एक्सेप्शन या प्रोवाइजो अप्लाई नहीं हो रहा था। अब आप अगर कोर्ट के सामने कोई जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो, स्पेशल एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आप ही को प्रूव करवाना है, आप ही को प्रूव करवाना है, ठीक है। सो इट मींस दैट कि अगर केस चल रहा है स्टेट वर्सेस ए, तो हम बिल्कुल ये प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि ए अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है या इंटॉक्सिकेटेड था, हम ऐसी कोई प्रिजम्पशन नहीं लेंगे। हम बिल्कुल प्रिज्यूम नहीं करेंगे कि ए सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन के अंदर काम कर रहा था या एनीथिंग एल्स। अब ए अगर किसी जनरल एक्सेप्शन, स्पेशल एक्सेप्शन या प्रोवाइजो, जो आईपीसी या किसी दूसरे कानून के अंदर जो चीजें एग्जाम्पशंस में रखी जाती हैं, एक्सेप्शंस में रखी जाती हैं, अगर ए को वो चीजें कोर्ट के सामने बतानी है तो ए के ऊपर ही बर्डन है वो चीजों को प्रूव करवाने का। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्सेप्शंस एटसेट्रा इज ऑन द डिफेंस, इज ऑन द एक्यूज। ये सेक्शन नंबर आपका 105 कहता है, ठीक है, ठीक है। व्हेन द एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, when a person is accused of any offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any general exception, special exception or provisos contained in any part of the same code or any other law defining offense, मतलब या तो आईपीसी की बात हो रही है या किसी और दूसरे कानून की, is upon him मतलब is upon the accused and the court shall presume absence of such circumstances, ठीक है। कोर्ट जो है एब्सेंस मानता है इन चीजों की। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 106, सेक्शन नंबर 106। देखो 106 कहता है दैट आपकी नॉलेज में अगर कोई स्पेशल फैक्ट है और आप ही को पता है और किसी को नहीं पता, तो आप ही को प्रूव करवाना है। इफ यू हैव एनी स्पेशल नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर फैक्ट, नॉलेज of particular fact, any fact which is there in your knowledge and only you knows it, no other person knows it, तो burden आप ही के ऊपर रहेगा। no other person can prove such things। तो अगर आप illustrations देखें सेक्शन नंबर 106 की, तो कह रहा है इलस्ट्रेशन नंबर बी आप देखो, ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट। ये एक ट्रेन में बिना टिकट के सफर करता पाया गया, तो बर्डन किसके ऊपर है कि उसने टिकट लिया था या नहीं? इट इज ऑन ए इटसेल्फ। द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट इज ऑन हिम। ऊपर अगर आप पढ़े 106 क्या कह रहा है, व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट इज अपॉन हिम। इफ समथिंग इज देयर विद इन योर माइंड, यू हैव द नॉलेज ऑफ दैट, इट इज ओनली यू हु इज गोइंग टू prove such things in the court of law। यहाँ पे अब दो तीन चीजें मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब है, एनी पर्सन का मतलब है पार्टीज टू द सूट। एनी पर्सन मींस पार्टीज टू द सूट, ठीक है। मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की बात हो रही है। थर्ड पर्सन इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड ओवर हियर। 106 को लेके दो तीन चीजें और जो एग्जाम में कभी कभी आती हैं वो आपको मेंशन कर लेना। एक मैक्सिम है हमारा, जैसे कल हम
आईपीसी की क्लास में भी कर रहे थे। तो रेस इस्पा लोक्यूटर, रेस इस्पा लोक्यूटर, इसका मतलब है दैट इज द फैक्ट स्पीक्स इन इटसेल्फ, फैक्ट स्पीक्स इन इटसेल्फ, कि अगर आप बिना टिकट के हैं और पकड़े गए तो माना जाएगा कि आपने टिकट नहीं लिया था। फैक्ट स्पीक इन इटसेल्फ, अगर आपकी नॉलेज में है आपने टिकट लिया था तो आप ही को प्रूव करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, वो मैंने आपको पार्टीज का बता दिया। एनी पर्सन मींस इन सेक्शन 106 दैट इज द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग्स। ये दो 106 तक की जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ वाला एरिया दैट वी हैव डन। अब इसके बाद सेक्शन नंबर 107 में हम प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 30 ईयर्स से, पिछले 30 सालों से कहीं पे भी जीवित पाया गया है या सुना गया है, वो व्यक्ति आज भी जीवित होगा, ऐसा कोर्ट एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप। प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप इज देयर, बट द पॉइंट इज दैट पर्सन हैज बीन हर्ड अलाइव विद इन लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में कभी भी अगर वो व्यक्ति जीवित पाया गया है तो मान के चलेंगे आज भी वो जीवित है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो मर चुका है, इफ अ पर्सन सेज दैट, इफ अ पर्सन says that person is dead, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो जिसका आप लाइफ की बात कर रहे हो वो तो मर चुका है, that the person is dead, तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है बर्डन उसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन दैट द पर्सन इज डेड, क्योंकि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि व्यक्ति विशेष जीवित था। ठीक है, सेक्शन नंबर 107 आप देखो, लिखा है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, this is the question before the court, whether the man is alive or dead, it is shown that he was alive within 30 years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirmed it। जो व्यक्ति कह रहा है कि वो मर चुका है, बर्डन उसी के ऊपर रहेगा। सेक्शन नंबर 108 ये प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात करता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। नाउ व्हाट इज द प्रिजम्पशन ऑफ डेथ? अगर कोई भी व्यक्ति पिछले 7 इयर्स से, if any person is not heard alive, if any person is not heard alive from last 7 years, it will be presumed as if the person is dead। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि व्यक्ति जीवित है तो बर्डन उसी के ऊपर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पर्सन हु asserts that such person is still alive। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सर एक्स नाम का व्यक्ति पिछले 7 सालों से नहीं है, तो इसका मतलब सेक्शन 108 के अंदर हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एक्स मर चुका होगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं सर वो जीवित है, तो बर्डन उसी व्यक्ति के ऊपर है जो कहता है कि वो जीवित है। ठीक है, सो दीज आर द टू थिंग्स। सेक्शन 107 के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, प्रिजम्पशन ऑफ सर्वाइवरशिप, और 108 के अंदर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की बात आ जाती है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 109, सेक्शन नंबर 109। ठीक है, 109 रिलेशनशिप्स को लेके एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है। प्रिजम्पशन एज टू रिलेशनशिप्स, प्रिजम्पशन एज टू रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो अब हुआ क्या सेक्शन नंबर 109 के अंदर, तो कह रहा है वेयर द क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन्स आर पार्टनर्स, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और प्रिंसिपल और एजेंट। तो 3 तरह के रिलेशनशिप्स की बात आ रही है, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, 3 तरह के रिलेशनशिप्स की बात है। कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट के सामने ये कहता है कि वो लोग पार्टनर हैं, उनके बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप है, उनके बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा रिलेशनशिप था। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि ये रिलेशनशिप अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट दे डू नॉट स्टैंड और हैव सीज्ड टू स्टैंड टू ईच अदर इन दोज रिलेशनशिप्स, द बर्डन इज ऑन दैट पर्सन। कि अगर एक्स कहता है कि सर ए और बी अब पार्टनर नहीं है, तो बर्डन एक्स के ऊपर रहेगा इस चीज को प्रूव करने का। हमने तो प्रिज्यूम कर लिया कि ये लोग पार्टनर आज भी हैं, तो दिस प्रिजम्पशन इज ऑब्लिगेटरी, दिस प्रिजम्पशन इज obligatory in nature,
दिस प्रिजम्पशन इज ऑब्लिगेटरी इन नेचर। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि सर देखो ना, आप लोग मकान मालिक और अगर किराएदार के रिलेशनशिप में अगर हैं अपने मकान मालिक के साथ, तो हम ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर ही रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि अब इनके बीच में लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशनशिप नहीं है, तो बर्डन उसी व्यक्ति के ऊपर रहता है। ये सेक्शन नंबर 109 कहता है। प्रिजम्पशन ऑफ रिलेशनशिप की बात आती है सेक्शन 109 के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 110। देखो सेक्शन 110 ओनरशिप की प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है। प्रिजम्पशन ऑफ ओनरशिप, जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होगा, any person who is holding the possession over the property, that person will be considered to be the owner of the property. जो भी व्यक्ति कब्जाधारी है, the person whosoever is the possessor of the property, we presume that the person is the owner of the property because possession is 9 points of ownership. Possession is 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कब्जा होता है वही मालिक माना जाता है कानून की नजरों में। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जिसके पास पोजेशन है वो मालिक नहीं है, इफ द पर्सन सेज दैट द पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट द ओनर, पोजेसर इज नॉट द ओनर, तो जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ is on the person who is saying that the possessor is not the owner of the property. This is something which is there in section number 110. देखो क्या लिखा है, when the question is whether any person is the owner of anything of which he is shown to be in possession, आपको दिखाया गया कि व्यक्ति कब्जे में बैठा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वही व्यक्ति मालिक है। The burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner, कि जो व्यक्ति कोर्ट में ये कहता है कि सर ये मालिक नहीं है, बर्डन उसी के ऊपर रहता है। सेक्शन नंबर 111, सेक्शन नंबर 111, देखो 111 एक्टिव कॉन्फिडेंस के लिए बनाया गया है। एक्टिव कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज। एक्टिव कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज। अब हुआ क्या कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, एक व्यक्ति दूसरे को एक्टिव कॉन्फिडेंस में ले सकता है, जैसे कि फादर अपने सन को, जैसे कि टीचर अपने स्टूडेंट को, जैसे कि डॉक्टर अपने पेशेंट को, जैसे कि मैजिस्ट्रेट किसी एक्यूज्ड को डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, ये जो लोग हैं ये इन लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं। so these persons are in the dominating position। तो अब हुआ क्या कि जैसे मान लो एक एक्यूज ने एक मैजिस्ट्रेट को एक घर बेचा। ठीक है, एक्यूज हैज सोल्ड अ हाउस टू मैजिस्ट्रेट। तो अब हमें ध्यान में क्या आता है कि मैजिस्ट्रेट ने शायद अपने एक्टिव कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के ये ट्रांजैक्शन किया होगा। तो बर्डन किसके ऊपर है कि ये ट्रांजैक्शन गुड फेथ में हुई? इट इज ऑन द, किसके ऊपर रहेगा? इट इज ऑन द मैजिस्ट्रेट, द पर्सन whosoever is in the position of active confidence, burden of proving the good faith of the transaction is on that person। लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 111 में, where the question is as to the good faith of the transaction between the parties। दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ, सवाल उठता है कि ट्रांजैक्शन गुड फेथ में था या नहीं था। one who stands to the other in the position of active confidence, one who stands to the other in the position of active confidence, the burden of proving the good faith is on that person who is in the position of active confidence। तो इलस्ट्रेशन आप लोग दिखे ना कि अगर एक वकील ने अपने क्लाइंट की कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो हम मान के चलते हैं कि वकील ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है। तो अब गुड फेथ में ये ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं, ये प्रूव करने की जिम्मेवारी भी वकील की ही है। सेक्शन नंबर 111 कैपिटल ए आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर इंसर्ट किया गया 1984 में, 1984 में, 1984 में। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने कही कि हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं 100 कैपिटल 11 कैपिटल ए के अंदर एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पे डिस्टरबेंस अगर हुई है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है, कोई भी व्यक्ति जहां वहां पे अगर मौजूद है, तो मान के चलेंगे कि वो व्यक्ति आर्म्ड पार्टी का मेंबर था। लिखा ना दैट इफ इट इज शोन, ये मैं यहां से पढ़ रहा हूं,
It is shown that such person had been at a place in such area where firearms, explosives were used from that place to attack or resist the members of the armed forces, etc., within the maintenance of public order in discharge of their duties, it shall be presumed that such person has committed the offense. अगर कहीं पे भी public disturbance हुआ है, आर्म फायर आर्म्स या एक्सप्लोजिव्स के साथ डिस्टरबेंस हुआ है और कोई व्यक्ति वहां पे मौजूद था, तो हम मान के चलेंगे कि वो व्यक्ति ऑफेंडर है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा ये प्रूव करने का कि उसने अपराध नहीं किया है। कौन से सेक्शन यहाँ पे जहाँ पे हम ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं, तो इट इज बेजिंग ऑफ वॉर और उसी से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं 121 कैपिटल ए, 122, 123 आईपीसी के, इन सेक्शंस के अंदर अगर अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो हम प्रिज्यूम करते हैं दैट द पर्सन इज नॉट इनोसेंट। अब वो इनोसेंट है ये उसी को प्रूव करना होता है। ये सेक्शन नंबर 111 कैपिटल ए कहता है। 1984 में ये इनैक्टमेंट हुआ था इस सेक्शन का, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर ये इंसर्ट हुआ था। ध्यान रखना 1984 में 84 के जब दंगे हुए थे तो उससे पहले ही ये प्रोविजंस जो थे ये एड ऑन हो चुके थे। इसके बाद सेक्शन नंबर 112 दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, सेक्शन नंबर 112 ये बात करता है प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी, प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ पैटर्निटी, लेजिटिमेसी ऑफ पैटर्निटी। कोई भी बच्चा अगर एच और डब्ल्यू की शादी हुई है, शादी के 280 सॉरी शादी के दौरान, ठीक है, विद इन ड्यूरिंग द लॉफुल वेडलॉक, ड्यूरिंग द लॉफुल वेडलॉक कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है, चाहे शादी के दूसरे दिन क्यों ना कोई बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को मिस्टर एच का बच्चा ही माना जाएगा। ठीक है, वो बच्चा किसी और का भी हो सकता है, लेकिन लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि अगर एच एंड डब्ल्यू की शादी हुई है उसके बाद कोई भी बच्चा लॉफुल वेडलॉक के अंदर अगर आ रहा है तो वो बच्चा मिस्टर एच का ही है। शायद एक्चुअल में ऐसा ना हो, लेकिन यही प्रिजम्पशन है। डिटेल में हम लोगों ने क्लासेस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को इतना समझना है दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द paternity, that if any child takes birth during a lawful wedlock, that child will be considered to be of that man। और शादी के डिसॉल्व होने के बाद, शादी के डिसॉल्व होने के बाद अगर 280 दिनों के अंदर अंदर, मतलब डिवोर्स होने के बाद अगर 280 दिनों के अंदर अंदर भी कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा भी इन्हीं का माना जाएगा, दैट इज मिस्टर एच का ही माना जाएगा। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, क्लास में बहुत डिटेल में सारी चीजों को पढ़ा हुआ है और इसके ऊपर कुछ केसेस 112 को लेके हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, जिसमें गौतम कुंडू का केस था, गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। इसी में नंदलाल वासुदेव बड़वायक का केस था जो हमने क्लास में डिस्कस किया है। नंदलाल वासुदेव बड़वायक, नंदलाल वासुदेव बड़वायक वर्सेस लता बड़वायक का 2014 का केस है, जिसमें प्रिजम्पशन हम ड्रॉ करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसी के साथ साथ एक चीज यहाँ पे जरूर आपको समझनी होती है कि अगर ये 112 के अंदर ये प्रिजम्पशन हम ले रहे हैं तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। सेक्शन नंबर 112 के अंदर कोई भी चीज होगी वो कंक्लूसिव प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है, और इसको रिबटल करने का आपको परमिशन नहीं है। नो रिबटल कैन बी गिवन, नो रिबटल कैन बी गिवन। बस एक केस ऐसा है जब आप रिबटल दे सकते हैं, दैट इज प्रूविंग ऑफ द नॉन एक्सेस, कि जिस समय उस लेडी ने बच्चा कंसीव किया था, अपने गर्भ में बच्चे को धारण किया था, उस समय अगर इस व्यक्ति का उस लेडी के साथ कोई एक्सेस नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग इनटू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर ऐसी कोई संभावना नहीं थी, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो हम इस प्रिजम्पशन को रिबट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन एक्सेस एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड इज कंसीव्ड बाय द वुमन, अगर आप नॉन एक्सेस प्रूव नहीं करवा पाए तो ये बच्चा आप ही का माना जाएगा, एच का ही माना जाएगा। दिस इज द रिगरस इफेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 112। लिखा है द फैक्ट दैट any person was born during the continuance of the valid marriage, valid marriage एक बार शुरू हो गई उसके बाद कभी भी जो भी बच्चा पैदा होता है between his mother and any man or within
280 डेज प्रेगनेंसी का दौर होता है 280 दिनों का। तो 280 दिनों के अंदर कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है और मदर इज रिमेनिंग अनमैरिड, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ रहेगा दैट इट इज अ लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। ठीक है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है। लेकिन आगे अनलेस करके कह रहा है, अनलेस इट इज शोन दैट द पार्टी टू द मैरिज हैज नो एक्सेस टू ईच अदर एट द टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। जब बच्चे को गर्भ में धारण किया, कंसीव किया, उस समय अगर दोनों का कोई एक दूसरे के प्रति एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, देयर इज अ प्रूफ ऑफ लैक ऑफ एक्सेस, तो हम इस प्रिजम्पशन को अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 113 है सेसेशन ऑफ द टेरिटरी को लेके प्रूफ ऑफ द सेसेशन ऑफ टेरिटरी, कि जब हमने जब इंडिया आजाद हुआ और बहुत सारी जो स्टेट्स थी जो प्रिंसली रूलर्स के पास थी, तो वो जैसे जैसे इंडिया के साथ मर्ज होती रही, माना जाएगा कि वो कंक्लूसिव प्रूफ है और वो टेरिटरीज इंडिया की ही है अब। ठीक है, तो दिस इज अगेन अनदर कंक्लूसिव प्रूफ एरिया। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 3 ही सेक्शन हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 41, सेक्शन नंबर 112, सेक्शन नंबर 113। 3 सेक्शन हैं जो कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं। 41 हमने पहले ही पढ़ लिया था, 2 मैंने आपको अभी बता दिया। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 113 कैपिटल ए, दैट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वुमेन। प्रिजम्पशन इसका हम ड्रॉ करते हैं, मैंडेटरी प्रिजम्पशन नहीं है ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है। द कोर्ट मे प्रिज्यूम, द कोर्ट मे प्रिज्यूम, ठीक है, कि अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर क्रुएलिटी कमिट करता है, क्रुएलिटी का मतलब 498 कैपिटल ए से आपने उठाना है, और अगर विद इन 7 years ऑफ मैरिज वाइफ ने अगर सुसाइड कमिट कर लिया, तो हम मान के चलेंगे कि हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने अबेटमेंट किया था। ठीक है, ये अभी आईपीसी की क्लासेस हमारी चल रही थी, तो उनमें भी हमने डिस्कस कर लिया है प्रिजम्पशन ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय द मैरिड वुमेन। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे केसेस भी हमने वहीं पे डिस्कस किए, तो उनका ध्यान रखना। वो केसेस आईपीसी की अगर नोटबुक में है तो उनको 113 कैपिटल ए के साथ इनकॉर्पोरेट जरूर कर लेना। ठीक है, इसी के साथ साथ नेक्स्ट वन इज, ये जो प्रिजम्पशन है ये आपका मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी है। और एड ऑन कब हुआ था उसका भी आपको ध्यान रखना है। दिस सेक्शन नंबर 113 कैपिटल ए वाज इंसर्टेड इन द ईयर 1983। मैंने आपको आईपीसी की क्लासेस में ये एरिया करवा दी है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 113 कैपिटल बी, दैट इज द प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी डेथ। ऐड कब हुआ? 1986 में ऐड हुआ। सवाल आ जाता है कि कब ऐड हुआ, तो याद रखना 1986 में ऐड हुआ है क्या इसके अंदर? व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द पर्सन हैज कमिटेड डाउरी डेथ, presumption of dowry death, and it is proved that soon before the death she was subjected to cruelty or harassment in connection with the demand of dowry, the court shall presume, ऊपर may presume था, यहाँ पे shall presume है, the court shall presume that the person is caused dowry death। ठीक है, तो ये एक mandatory presumption है। अगर वाइफ के ऊपर dowry cruelty हो रही थी और ये प्रूफ हो जाता है कि हस्बैंड ने सून बिफोर अ डेथ देयर वाज द डाउरी क्रुएल्टी। सून बिफोर का मतलब क्या है वो हमने क्लास में अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया। सून बिफोर मतलब ये नहीं है कि तुरंत अभी हुआ था डाउरी क्रुएल्टी। देयर इज अ प्रॉक्सिमेट डिफरेंस बिटवीन द क्रुएल्टी एज वेल एज द डेथ, बट देयर शुड बी द लाइव लिंक बिटवीन द टू। लाइव लिंक होना जरूरी है। शेर सिंह का जजमेंट, रीमा अग्रवाल का जजमेंट, समीर का जजमेंट, बहुत सारे केसेस हमने क्लास में डिस्कस किए, उन्हीं के ऊपर ये चीजें जो है ये डिपेंडेंट है। सेक्शन नंबर 114, कोई भी ऐसी चीज जो कोर्ट को लगता है कि नॉर्मली कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स जो है वो है, कोई ह्यूमन कंडक्ट है, प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस इसमें काम कैसे होता है, इन सारी चीजों को कोर्ट जो है प्रिज्यूम करके चल सकता है, ये कोर्ट की मर्जी है। इसमें कुछ एक जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट एरिया उसको मार्क कर लो। पहला जो है दैट इज a man who is in the possession of stolen goods after the theft, or either he is a thief or he has received the goods knowing them to be stolen unless he can account for his possession। तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास चोरी की गई संपत्ति मिलती है, माना जाता है कि वही चोर है या उसने जानबूझ के स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है। नेक्स्ट वन इज accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particular। ये रूल ऑफ कॉशन है हमारा कि हम अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हमें corroborated एविडेंसेस चाहिए होते हैं। सेक्शन नंबर 114 का क्लॉज नंबर बी जो है उसको हम 133 के साथ पढ़ते हैं। क्लास में डिटेल में बात करी थी, 133 में आऊंगा तो ये दो केसेस जो है वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन नंबर ई जो है इसका, दैट इज जुडिशियल एंड ऑफिशियल एक्ट्स आर हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म्ड। ये हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करके चलते हैं कि जितने भी आपके ऑफिशियल या जुडिशियल एक्ट्स हैं वो रेगुलरली परफॉर्म हो रहे हैं।
ठीक है, इसको लेके बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आता है क्लॉज नंबर ई के अंदर क्या है। ठीक है, तो ये तीन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर एच जो है उसको मार्क कर लो। कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के सामने जवाब देने से मना करता है, इफ मैन रिफ्यूजेस टू आंसर विच इज नॉट कंपेल्ड बाय लॉ टू आंसर, ओके, कि आपने उसको कोई जबरदस्ती नहीं कोई सवाल करने आंसर देने के लिए कहा, लेकिन वो मना कर देता है, तो माना जाता है कि उसका आंसर उस व्यक्ति के लिए अनफेवरेबल होगा। उसका आंसर अगर वो दे तो शायद वो उसके हित में नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर एच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 114 वैसे तो सारे ही आपको एक बार करने होते हैं, लेकिन जो वहां से सवाल उठते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सेक्शन नंबर 114 कैपिटल ए, सेक्शन नंबर 114 कैपिटल ए, दैट इज प्रिजम्पशन ऑफ द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। कोई भी महिला जिसके अगेंस्ट रेप का अपराध अगर हुआ है, अगर वो महिला कोर्ट में ये कह देती है दैट शी हैज नॉट गिवन कंसेंट, द एक्ट वाज विदाउट हर कंसेंट, तो कोर्ट मैंडेटरी प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा कि महिला का कंसेंट नहीं था। ठीक है, महिला का कंसेंट नहीं था, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा। अब ये एक्यूज को प्रूव करना पड़ता है कि महिला विशेष ने कंसेंट दिया हुआ था। सेक्शन नंबर 114 कैपिटल ए, दिस वाज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इंसर्ट हुआ था 1983 में, बाद में इसको 2013 में सब्स्टिट्यूट किया गया। एडिशन हुआ था 1983 में, 2013 में सब्स्टिट्यूट किया गया था, कुछ नई चीजें इसमें एड ऑन की गई। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 115। सेक्शन नंबर 115 एस्टॉपल के प्रिंसिपल की बात करता है। ठीक है, एस्टॉपल का प्रिंसिपल है, कुछ एक पॉइंटर्स है, मैं यहाँ पे आपको मार्क करवा देता हूँ, लिखवाई देता हूँ एस्टॉपल को लेके। 115 में देखो, एस्टॉपल कौन से केस से इमर्ज हुआ, तो दैट इज पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, PICKARD, पिकर्ड वर्सेस सीयर्स के केस में एस्टॉपल का प्रिंसिपल जो था फर्स्ट टाइम इमर्ज हुआ था। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ सिविल एक्शन, इट इज वी कैन से अ रूल ऑफ सिविल एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टॉपल जो है वो रूल ऑफ एविडेंस है। एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ एविडेंस। ठीक है, इट इज अ रूल ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट वन इज एक मैक्सिम यहां पे हम यूज करते हैं, दैट इज एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंस। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉन एस्ट ऑडियंस मतलब जो व्यक्ति कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखता है उसको हम नहीं सुनेंगे। द पर्सन हु एलिजेस कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स, person who alleges contrary facts should not be heard, should not be heard। ठीक है, तो आप एक बार कोई स्टेटमेंट दे चुके हो, सामने वाले व्यक्ति ने आपके ऊपर विश्वास कर लिया और अपनी लीगल पोजीशन को चेंज कर लिया है, तो इसके बाद आप रिवर्ट नहीं कर सकते। इट इज अ सिविल लॉ जो जिसमें एस्टॉपल की एप्लीकेशन होती है। एस्टॉपल की एप्लीकेशन क्रिमिनल केसेस में नहीं होती है, सिविल केसेस में होती है, इसलिए सिविल एक्शन है, रूल ऑफ एविडेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 116। सेक्शन नंबर 116 में बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर आप किसी व्यक्ति के टेनेंट हैं, एक व्यक्ति लैंडलॉर्ड है, आप उसके टेनेंट है, आपने टेनेंसी का एग्रीमेंट एंटर किया, मान लीजिए 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो क्योंकि आप इस व्यक्ति के अब किराएदार बन चुके हैं, तो आपको ये बिल्कुल डिनाई करने का अधिकार नहीं है कि ये व्यक्ति मकान मालिक नहीं है। यू आर अल्टीमेटली बाउंड बाय हिज लीगल कैरेक्टर। कोई भी टेनेंट मकान मालिक की लीगल कैपेसिटी को चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और जितनी देर तक आप इस व्यक्ति के किराएदार रहोगे तब तक आप इस चीज से बाध्य रहोगे कि आप इस व्यक्ति के ओनरशिप को, इसके टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकते। इसीलिए सेक्शन नंबर 116 में जो प्रिंसिपल आता है दैट इज एक्सटेंडेड डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल, एक्सटेंडेड डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल। एक्सटेंडेड डॉक्ट्राइन का मतलब आज एस्टॉपल आपके ऊपर लग गया 1 जनवरी 2022 को कि आपने इसकी ओनरशिप समझी है, आपने आपने इसको किराया दिया, आप इसको मालिक समझते हैं प्रॉपर्टी का। जब तक आप इसकी प्रॉपर्टी में रहेंगे तब तक आप इस व्यक्ति के टाइटल को डिनाई नहीं कर सकते। ओके, यू कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड।
दिस इज द प्रिंसिपल विच इज देयर इन सेक्शन नंबर 116। दो चीजों के लिए काम करता है सेक्शन नंबर 116, टेनेंट्स के ऊपर एस्टॉपल लगता है या लाइसेंसेस के ऊपर लगता है। लिखा हुआ है नो टेनेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और अ पर्सन क्लेमिंग थ्रू सच टेनेंट, मतलब टेनेंट का साथ में अगर कोई और भी रहता था, शेल ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूंस ऑफ द टेनेंसी बी परमिटेड टू डिनाई द that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property। आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इस चीज को। नंबर 2, नो पर्सन हु केम अप इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ लाइसेंस। तो अगर आप प्रॉपर्टी पे लाइसेंसी हैं और आप जिसकी प्रॉपर्टी में है उस व्यक्ति ने आपको अधिकार दिया है, तो माना जाएगा कि आप उस व्यक्ति की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। लिखा है द लाइसेंसी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन देयरऑफ शैल बी परमिटेड टू डिनाई द पर्सन हैड अ टाइटल टू सच पोजेशन एट द टाइम व्हेन द लाइसेंस वाज गिवन। तो लाइसेंसी अपने लाइसेंसर की टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता और टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। तो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? यस एवरीवन। मैं बड़ा आराम से चल रहा हूँ आज, थोड़ा थोड़ा आराम से ही होंगे सब। यस सर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एरिया। अभी इसके बाद आप लोगों की एविडेंस का ना एक कंप्लीट टेस्ट होगा। जैसे ये क्लास आज ओवर हो जाएगी, विद इन द नेक्स्ट कमिंग वीक आपका एक टेस्ट होगा। अगली मैराथन क्लासेस तभी चलेंगे अगर टेस्ट में कम से कम 60% से ऊपर नंबर आएंगे। अगर नहीं लेके आओगे तो आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट दीज सेशंस, बिकॉज अगर मैं काम कर रहा हूं और आप नहीं कर रहे हैं तो फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। When you are doing the evidence, you must be very much competent enough that at least 65% marks should be secured by you, and all of you means all of you. ठीक है, next one is section number 117, estoppel by the acceptor of the bill of exchange, bailee or licensee। estoppel of the acceptor of bill of exchange, bailee और licensee। कभी कभी सीधा सीधा डायरेक्ट सवाल आ जाता है सेक्शन नंबर 117 के अंदर क्या है। तो इन्होंने एक चीज लिखी है, नो एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉअर हैड द अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट, nor shall a bailee or licensee be permitted to deny that the bailer or licenser at the time when the bailment or license commence authority to make bailment or grant such license। so what is the meaning of this? what is the meaning of this? जैसे मान लो ये मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और ये दे दिया मिस्टर बी। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और दे दिया मिस्टर बी को। तो ए विल बी कॉल्ड टू बी द ड्रॉर, बी विल बी कॉल्ड टू बी द ड्रॉई। ठीक है, ए जो है वो ड्रॉर है, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दिया। बी जो है वो ड्रॉई है। अब बी को पैसा मिलेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जाके किसी सी नाम के व्यक्ति को दिखाएगा, मतलब बी जाएगा सी के पास, सी को बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाएगा और सी इसको पेमेंट कर देगा। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, that draw and pay, there is a simple significance that what the things are there। होता क्या है, मैं इसको एक अलग तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको क्लेरिफिकेशन रहे। जस्ट देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज के केसेस में ना तीन पार्टीज है। जैसे चेक होता है ना, वैसे तीन पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में होती हैं। चेक में भी तीन पार्टीज होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज में भी तीन पार्टीज। नंबर 1 इज द ड्रॉर। ड्रॉर वो व्यक्ति है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया। ठीक है, दिस इज द ड्रॉर। ठीक है, देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी कॉल्ड टू बी द पेई, जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, देयर इज अ पर्सन हु विल बी कॉल्ड टू बी अ पेई। एंड द थर्ड वन इज, पैसा देगा कौन? तो पैसा देगा ड्रॉई। ठीक है, तो जैसे आप बैंक समझ लो, जैसे मैंने आपको चेक दिया तो आई एम द पर्सन हु इज गिविंग यू द चेक। तो सेम अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज होता तो मैं ड्रॉर होता। मैंने आपको दिया कि आप पैसे ले लेना, तो आप पेई हो गए। और मैंने कहा कि पैसे मिलेंगे कहां से? तो फलाने व्यक्ति के पास जाना, वो आपको पैसे देगा। तो जिसके पास आप जाओगे दैट पर्सन विल बी कॉल्ड टू बी द ड्रॉई। समझ गए? ये तीन पार्टीज हैं, ट्राइपेट्राइट एग्रीमेंट इसको हम कहते हैं। और सेक्शन नंबर 117 क्या कह रहा है? नो एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज शैल बी परमिटेड टू डिनाई दैट द ड्रॉर हैड अथॉरिटी टू ड्रॉ सच बिल और टू एंडोर्स इट। कि कोई भी व्यक्ति जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया, दैट इज द ड्रॉई, जब पे जाएगा ड्रॉई के पास और कहेगा कि ये पैसे दे दो, तो ड्रॉई के पास कोई अधिकार नहीं है वो चीज मना करने का। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट विच इज देयर इन सेक्शन नंबर 117, दैट इज द एस्टॉपल, बिकॉज पार्टीज के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट जो है वो बना होता है। बहुत डिटेल में आपको इसमें सवाल नहीं आता है, रेदर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है that no acceptor of the bill of exchange
shall be permitted to deny that the drawer had the authority to draw such bill or to endorse it. सेम ये बेली और लाइसेंसेस के लिए भी चलता है, बेली और लाइसेंसेस के लिए भी चलता है, that they cannot deny that his bailior or licensor has at the time of bailment or license commence authority to make such bailment और लाइसेंस. तो आप जिसने आपको वो पावर दी, आप उसकी पावर को चैलेंज नहीं कर सकते. बड़ा सिंपल सा फंडा है, ठीक है. लेकिन एक्सप्लेनेशन कहती है that the acceptor of bill of exchange may deny the bill was really drawn by the person by whom it is purported to be drawn. वो ये जरूर कह सकता है कि इस पे ड्रॉर के सिग्नेचर नहीं है, इतना जरूर कहने का अधिकार है. So acceptor of the bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it is purported to have been drawn. आप किसी बैंक के पास जब जाते हो पैसा लेने के लिए, तो बैंक कहता है ना कि ये फलाने व्यक्ति के सिग्नेचर नहीं है, तो उतना डिनायल वो बैंक वाले कर देते हैं. सेम वैसा ही यहाँ पे जो है ड्रॉई मना कर रहा है कि ये उस व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाया है. दैट इज द पॉइंट व्हिच इज बीइंग मेंशन्ड ओवर हियर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज चैप्टर नंबर 9, दैट इज स्टार्टिंग विद द कांसेप्ट ऑफ विटनेसेस. विटनेसेस देखो एक एक करके पढ़ते जाना. विटनेसेस को लेके सेक्शन नंबर 118 में बताया गया है कि हु मे टेस्टिफाई, कोई भी व्यक्ति जो आपके सवाल को समझ सकता है, एनी पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ही कैन गिव द रैशनल आंसर्स टू योर क्वेश्चन. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ही कैन गिव रैशनल आंसर्स टू योर क्वेश्चन. That person is competent to testify in the court of law. वो व्यक्ति कोर्ट में बयान देने के लिए सक्षम होता है, वो बयान दे सकता है. ठीक है. कोई भी बच्चा, जो छोटा बच्चा भी है, अगर वो भी अगर चीजों को समझता है, सवाल समझता है और आंसर दे सकता है, तो चाइल्ड भी विटनेस हो जाता है. लेकिन कौन व्यक्ति आपके सवालों को नहीं समझ पाया, तो जैसे बहुत ही छोटा बच्चा है, द चाइल्ड ऑफ द टेंडर ईयर, एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण से अगर कोई व्यक्ति सवाल नहीं समझता, या किसी डिजीज, डिफॉर्मिटी एक्सेट्रा के कारण कोई सवाल अगर नहीं समझता, तो शायद वो कॉम्पिटेंट विटनेस ना हो. ठीक है. इसी के साथ साथ चाइल्ड विटनेस पे हमारे पास एक केस है. चाइल्ड विटनेस, तो चाइल्ड विटनेस पे हमारे पास केस है, दैट इज राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2014 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि चाइल्ड विटनेस हो सकता है, लेकिन चाइल्ड विटनेस अगर है तो उसकी स्टेटमेंट को कोरॉबरेटिव एविडेंसेस के थ्रू हमें सपोर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि आप अकेली उसकी टेस्टिमनी पे चीजों को डिपेंडेंट नहीं कर सकते. ठीक है. इसी के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारी चीजें जो विटनेसेस से रिलेटेड आती हैं, कि क्या कोई रिलेटिव विटनेस हो सकता है. Can a relative be a witness? The answer is yes. Union of India versus Savita Sharma. Union of India versus Savita Sharma 1979. ये जम्मू एंड कश्मीर का केस है. जिस केस में जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर विटनेस रिलेटिव भी है तो भी उसका बयान कोर्ट में मान्य होता है, आप उसके बयान को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस उस विटनेस के अगेंस्ट कोर्ट में रखे गए. सिमिलरली द नेक्स्ट एरिया इज सेक्शन नंबर 119, कि अगर कोई भी व्यक्ति, ये बड़ी बार यहाँ से सवाल आता है, कोई भी व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, द पर्सन हु इज डम्ब. पहले यहाँ पे डम्ब विटनेस वर्ड यूज करते थे, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया, 2013 में इसको चेंज कर दिया गया, और अब इसमें हम हेडिंग रखते हैं विटनेस हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट. विटनेस हु इज अनेबल टू कम्युनिकेट. पहले यहाँ पे डम्ब विटनेस वर्ड से इसको डिनोट किया जाता था 2013 में से पहले. ठीक है. अब हुआ क्या कि कोई विटनेस जो बोल नहीं सकता, वो कोर्ट में अंदर खड़ा है और कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा है, तो ये बोल तो सकता नहीं, तो ये रिटन फॉर्मेट में ही देगा ना गवाही, रिटन फॉर्म में गवाही देगा. और अगर ये रिटन फॉर्मेट में गवाही दे रहा है तो इसका बयान रिटन डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, रेदर इसका बयान ओरल एविडेंस ही माना जाएगा, क्योंकि ये बोल नहीं सकता. तो सब्स्टिट्यूट में ये लिख के कोर्ट को देता है, और अगर ये लिख के भी कोर्ट को दे रहा है तो 119 कहता है कि इसकी स्टेटमेंट ओरल स्टेटमेंट ही मानी जाती है. because a witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible. वो किसी भी तरीके से वो बयान दे सकता है जिससे वो सामने वाले को समझा पाए कि वो बोलना क्या चाहता है, as by writing or by signs, but such writing must be written and signs must be made in the open.
जो भी आप इशारे कर रहे हो, जो भी आप लिख के दे रहे हो, वो ओपन कोर्ट में हो रहा है। एंड एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी द ओरल एविडेंस। ठीक है, तो आपका जो बयान है वो ओरल एविडेंस ही माना जाता है। बहुत बार सवाल आता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में बोल नहीं सकता, लिख के बयान देता है, तो क्या वो रिटर्न डॉक्यूमेंट में रिटर्न एविडेंस आया या ओरल एविडेंस आया? द आंसर इज इट इज कंसीडर्ड टू बी द ओरल एविडेंस। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 120। सिविल सूट्स में या क्रिमिनल ट्रायल्स में हस्बैंड और वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस होते हैं। इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज टू द सूट, मतलब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एंड हस्बैंड ऑफ वाइफ टू द पार्टीज टू द सूट आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस। In criminal proceedings against any person, the husband and wife of such person shall be the competent witness. तो husband wife competent witness हैं, ये सेक्शन नंबर 120 कहता है। husband and wife are competent witness। कौन से प्रोसीडिंग में? सिविल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में ही ये लोग एक दूसरे के प्रति विटनेस बन के आ सकते हैं, और पार्टी खुद भी विटनेस जो है वो बन के कोर्ट में आ सकती है। नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 121। कोई भी जज या कोई भी मैजिस्ट्रेट अपनी ओपिनियन किस चीज को लेके सोच के बना रहे हैं, वो उस चीज को लेके आंसरेबल नहीं होते हैं अनलेस एंड अनटिल सुपीरियर कोर्ट ने ऑर्डर दिया हो। लिखा है नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। मतलब अगर आपके ऊपर की अदालत ने आपको डायरेक्शन दिया है तो आपको काम करना पड़ेगा, आपको आंसर देने पड़ेंगे, लेकिन अदरवाइज आप किसी को आंसरेबल नहीं हो जो भी आप काम कोर्ट में करते। ठीक है, नो जज और मैजिस्ट्रेट be compelled to answer any question as to his conduct as a judge or magistrate or anything which came to his knowledge as a judge or magistrate। तो कोई भी चीज while performing the judicial functions आपके ध्यान में अगर आती हैं तो आप उनको बताने के लिए बाउंड नहीं हो जब तक ऊपर की अदालत आपसे सवाल ना पूछे। बीइंग अ जज और मैजिस्ट्रेट आपको प्रिविलेज दिया गया है, आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी जज और मजिस्ट्रेट के सामने उसकी मौजूदगी में अगर कुछ हो गया तो उस चीज को लेके हमें जज और मजिस्ट्रेट को एग्जामिन अगर करना पड़े तो हम कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, कोर्ट के अंदर व्यक्ति का मर्डर हो गया और सेशन कोर्ट सॉरी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मर्डर हुआ है, तो मजिस्ट्रेट को विटनेस बना के हम सेशन ट्रायल में पूछ सकते हैं कि आप बताओ जज साहब कि क्या हुआ था कोर्ट के अंदर। तो दैट इज द पॉइंट कि अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट की मौजूदगी में अगर कुछ ऐसा इवेंट होता है तो उसको लेके उनसे सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उनके कंडक्ट को लेके जो अपने केसेस में वो काम कर रहे हैं उसको लेके वो जवाब नहीं रखते हैं। इलस्ट्रेशन अगर आप देखें आपको आंसर मिल जाएंगे सारी चीजों के। सबसे पहले हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर सी। लिखा है ए इज एक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। A is accused before the court of session for attempting to murder a police officer while in the presence of while in trial before B a session judge। तो B नाम के एक सेशन जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में एक व्यक्ति ने पुलिस वाले को मारने की कोशिश करी, तो बी जो है उसने अटेम्प्ट टू मर्डर कोर्ट के अंदर ही कर दिया ना, तो कोर्ट के अंदर जज साहब भी बैठे हैं और जज भी तो विटनेस हुए, तो बी जो है जो जज साहब हैं ही मे बी एग्जामिन्ड एज व्हाट अकर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आ गया लास्ट लाइन में, बट ही मे बी एग्जामिन्ड एज टू अदर मैटर्स व्हिच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस एंड वायलेंस ही वाज सो एक्टिंग। तो ये वहां पे चीज आती है। इलस्ट्रेशन नंबर ए और बी मैंने आपको क्लासेस में भी करवाई है जिन्होंने एविडेंस किया हुआ है, तो उसको लेके आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। इलस्ट्रेशन नंबर ए आप देख लो। A on his trial before the court of session says that the deposition was improperly taken by B a magistrate। ट्रायल चल रहा है कोर्ट ऑफ सेशन में और व्यक्ति विशेष कहता है कि सर मजिस्ट्रेट ने सही से बयान नहीं लिखा, तो B कैन नॉट बी कंपेल्ड, मतलब मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन अनलेस देयर इज अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। क्योंकि बयान कैसे लिखना है वो कोर्ट की मर्जी होती है, वो आप किसी को बाध्य नहीं हो चीजें बताने के लिए अनटिल एंड अनलेस ऊपर की अदालत से ऑर्डर आए। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन आपको चीज क्लेरिफाई करती हैं जो 121 के अंदर रखी गई है। सेक्शन नंबर 122 प्रिविलेज कम्युनिकेशन का एरिया हम पढ़ रहे हैं, 121 से लेके 131 तक सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन रहते हैं। 122 कहता है कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज। कम्युनिकेशन मेड ड्यूरिंग मैरिज, हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे को मैरिज के दौरान क्या कम्युनिकेशन किए, ना आपको कंपेल करके हम पूछ सकते हैं, नो पर्सन विल बी कंपेल्ड, ना आपको परमिशन मिलेगी ऐसी चीजें बताने की।
ठीक है, ना आपको कंपेल करके सवाल पूछे जाएंगे, ना आपको परमिशन है कि आप अपनी मर्जी से कुछ बताना चाहें और कोर्ट आपको परमिशन नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ के बीच में ही है, अगर डिस्प्यूट क्रुएलिटी का केस है, कोई और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ही केस है, मैरिड पर्सन के बीच में केस है, तो 122 अप्लाई नहीं करता है। कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्लोज इन द कोर्ट। तो दो चीजें आती हैं 122 से कि क्या कोर्ट कंपेल करता है, द आंसर इज नो। क्या परमिशन मांग सकते हो, द आंसर इज नो। नेक्स्ट वन, क्या अगर डिस्प्यूट मैरिड पर्सन के बीच में है तो 122 लगेगा, द आंसर इज नो। 122 उस केस में नहीं लगेगा, मतलब आप कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 123 123 के लिए एक मैगजीन चलता है, दैट इज सेलस पॉपुलिस्ट, सेलस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लेक्स, सुप्रीमा सुप्रीमा लेक्स, ठीक है। सेलस पॉपुलिस्ट सुप्रीमा लेक्स मतलब है रिगार्ड्स ऑफ द पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ, ठीक है। पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। कोई भी चीज जो स्टेट के अफेयर्स से रिलेट करती है, कंट्री के अफेयर से जो चीज रिलेट करती है, जो अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे काम होते हैं, हर चीज पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती अनलेस एंड अनटिल जो सुपीरियर ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट की उनकी परमिशन हो। तो नो वन शेल बी परमिटेड टू गिव एविडेंस ड्राइव्ड फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। ये अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन होता है। सेक्शन नंबर 123 कहता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल record, unpublished official record is the privileged document, is the privileged document। और इन चीजों को कोर्ट में नहीं मंगवा सकते अनलेस एंड अनटिल जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनकी आपके पास रिटर्न अथॉरिटी से परमिशन हो, ठीक है। मैक्सिम आ गया, सेलुलिस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स दैट इज रिगार्ड ऑफ द पब्लिक वेलफेयर इज द हाईएस्ट लॉ। कोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम इंस्पेक्टिंग सच डॉक्यूमेंट, कोर्ट इज बार्ड, आप लिख लेना, कोर्ट इज बार्ड फ्रॉम इंस्पेक्टिंग एनी डॉक्यूमेंट, court is barred from inspecting any document which falls in the category of unpublished official records, which falls in the category of unpublished official records, which falls in the category of unpublished official records, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 124 ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो भी डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड टू हिम इन द ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। डीसी साहब ने एसडीएम साहब को के साथ क्या बातचीत करी, अगर ये ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में बातचीत हुई है तो कोर्ट में इसको आपसे जबरदस्ती नहीं पूछा जा सकता अगर उस चीज का डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करता हो, व्हेन ही कंसीडर्स दैट द पब्लिक इंटरेस्ट कुड सफर बाय सच डिस्क्लोजर। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस आर आल्सो द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, ठीक है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो भी होंगे ये भी प्रिविलेज में है, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को आप कंपेल नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 125 पुलिस वालों को जानकारी कहां से मिलती है अपराध की, मजिस्ट्रेट को कहां से अपराध की जानकारी मिलती है, रेवेन्यू अथॉरिटीज को कहां से पता लगता है कि कोई रेवेन्यू रिलेटेड मैटर में कुछ अपराध हुआ है, कौन व्यक्ति आपका सोर्स है आपको बताने की जरूरत नहीं है। नो मजिस्ट्रेट, no police officer shall be compelled to say whence he got an information as to the commission of any offence। कहां से आपके सूत्र हैं आपको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। 125 जो है वो बेसिकली जितने भी आपके इन्फॉर्मर होते हैं जो आपको सूचनाएं देते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। No revenue officer shall be compelled to say whence he got the information as to the commission of offense against public revenue। तो ना मैजिस्ट्रेट को कंपेल कर सकते हो, ना पुलिस ऑफिसर को कर सकते हो, ना रेवेन्यू ऑफिसर को कर सकते हो कि उनको जानकारियां अपराध के बारे में कहां से मिल रही है, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मर्स को हमें प्रोटेक्शन देना पड़ता है।
सेक्शन नंबर 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, एक क्लाइंट ने अपने जो भी इंसिडेंट उसने किया, जो भी एक्ट उसने किया, उसने अपने आप के रिप्रेजेंटेशन के लिए उसने वकील की एंगेजमेंट करवानी है, वकील को सारी चीजें वो बताएगा, तो वकील उसको अपनी सर्विसेज दे या ना दे, वकील अपनी सर्विसेज दे या ना दे, वेदर द एंगेजमेंट इज देयर और नॉट, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन क्लाइंट ने वकील की सर्विसेज लेने के लिए उसको किया, वकील को किया, तो वकील ने वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर किया है, और इसलिए उन चीजों को आप कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति वकील को कुछ भी नहीं बताएगा। तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आर professional communications are also the privileged communications. No advocate, pleader, attorney, vakil, etc. shall be permitted to disclose whatever the client has stated to them. ठीक है, बिल्कुल आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते unless and until there is the express consent of the client. अगर क्लाइंट का एक्सप्रेस कंसेंट है तो बता दो, लेकिन अगर कंसेंट एक्सप्रेसली नहीं है, इंप्लाइड कंसेंट से बात नहीं बनेगी, इसका ध्यान रखना। एक्सप्रेस कंसेंट लिखा हुआ है, तो अगर एक्सप्रेस कंसेंट है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो आप नहीं बता सकते। दूसरी चीज प्रोवाइजो में जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइजो में है कि आपने जो भी कम्युनिकेशन किया दैट इज इन फर्दरेंस फॉर सम इलीगल पर्पस, आप चाहते हो कि वकील आपके लिए कुछ गलत काम करे, तो ये चीज प्रोटेक्शन में नहीं होगी। या फिर आपने जब वकील को एंगेज कर लिया उसके बाद आप कुछ गलत करते हो, तो वो भी इस 126 के दायरे में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इलस्ट्रेशन नंबर A, a client says to be an attorney, A ने अपने वकील को कहा I have committed forgery, I wish you to defend me। तो ये उस वकील की असिस्टेंस लेने के लिए आप बता रहे हो ना कि मैंने फॉर्जरी करी, आप मुझे डिफेंस करो। तो यहाँ पे दिस कम्युनिकेशन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। आप ये चीज कोर्ट में नहीं बता सकते कि सर ए ने आपके सामने एडमिशन किया था, लेकिन ए वकील को कहता है कि आई विश to obtain possession over the property by using a forged deed, I request you to sue। तो वो चाहता है कि एक गलत नकली डीड के आधार पे वो प्रॉपर्टी पे पोजेशन चाहता है, कहता है कि आप केस करो मेरे लिए कोर्ट। तो कह रहा है इट इज इन फर्दरेंस ऑफ द क्रिमिनल पर्पस ना, आप गलत काम करवाने के लिए वकील की सहायता ले रहे हो, तो आपको प्रोटेक्शन नहीं है, वकील आपके अगेंस्ट कोर्ट में गवाही देने के लिए कॉम्पिटेंट है। सिमिलरली, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें जो है वो आ सकती हैं। आपने जिस समय वकील की असिस्टेंस ली, एंगेजमेंट उसका लिया, उस समय जो भी आपने उससे पहले किया था वो प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसके बाद आप जो भी करते हो वो प्रोटेक्शन में नहीं आता है। इलस्ट्रेशन नंबर सी इसका आंसर देता है। कह रहा है ए इज चार्ज्ड विद एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट होता है खातों में, अकाउंट्स में गड़बड़ करना। रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम। ए ने खातों में गड़बड़ करी और वकील कर लिया ताकि वकील उसको डिफेंड करे, ठीक है, वकील जो है वो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के अंदर उसको अपनी असिस्टेंस देगा, वकील कोर्ट में डिस्क्लोजर्स नहीं कर सकता। लेकिन इन द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स बी, जो वकील है, ही ऑब्जर्व दैट द एंट्री हैज बीन मेड इन एज अकाउंट बुक चार्जिंग ए विद द सम सेड टू हैव बीन embezzled which entry was not in the book at the commencement of his employment। कि जब वकील को आपने हायर किया था तब वहां पे खाते में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन बाद में अगर आपने किया है तो बाद में जो कुछ भी करोगे वो प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर रहेगा। लिखा है दिस फैक्ट बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय बी, दैट इज प्लीडर, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट शोइंग दैट द फ्रॉड हैज बीन कमिटेड सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग, इट इज नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर। मार्क कर लो, स्टार लगा लो, सवाल बहुत बार आता है यहाँ से। और ये जो अभी हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन ये प्रोवाइजोज में से आ रही है, प्रोवाइजोज में से इलस्ट्रेशन रिलेट हो रही है कि कौन सी चीज प्रोटेक्शन में रहेगी, कौन सी चीज प्रोटेक्शन के दायरे से बाहर रहेगी। वकील के दफ्तर में जाते हो, वकील के साथ बातचीत करते हो, बहुत सारे वहां पे क्लर्क बैठे होते हैं, अगर बड़ा वकील है तो बहुत सारे होंगे या एक दो तो होंगे ही, सर्वेंट हो सकते हैं और भी कोई और लोग हो सकते हैं। तो वो सारे लोग इस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने में रिस्ट्रिक्टेड हैं। एवरी पर्सन इज बाउंड विद दिस। सेक्शन 126 कह रहा है provisions of 126 applies to the interpreters and clerks or servants of the pleader, barrister, attorney, वकील। तो जो भी इंटरप्रेटर है वहां पे, ट्रांसलेटर बैठता है, क्लर्क बैठता है, कोई भी सर्वेंट बैठता है, वो भी इससे बाउंड है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस 128 का कहने का मतलब ये है
कि अगर व्यक्ति विशेष खुद कोर्ट में खुद बता देता है कुछ, उसका मतलब ये नहीं है कि वकील भी खुद ही बता दे। ठीक है, इफ एनी पार्टी टू द सूट gives evidence at his own instance, he shall not be deemed to have consented the disclosure as mentioned in 126। जैसे मैं आपको कहता हूं कि ए ने अपने वकील को कहा कि सर मैंने फॉर्जरी करी है और आप मुझे डिफेंड करो, तो वकील कोर्ट में आके डिस्क्लोजर नहीं दे सकता ना कि सर इसने मेरे सामने एडमिशन किया था, क्योंकि ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। ए कल को कोर्ट में आके खुद एडमिट कर लेता है कि सर मैंने फॉर्जरी करी थी, तो क्योंकि ए ने एडमिट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वकील भी अब इस चीज का बयान कोर्ट में दे दे। वकील अभी भी 126 के दायरे से बाध्य है, अनलेस एंड अनटिल ए खुद कह दे कि वकील साहब आप बता सकते हो कि मैंने आपको क्या कहा था। तो देयर शुड बी द एक्सप्रेस कंसेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्क्लोज वॉलंटियरिंग एविडेंस। व्यक्ति खुद अगर बयान कोर्ट में दे देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वकील भी बयान दे सकता है, वकील नहीं देगा। 129 लीगल एडवाइजर, हर व्यक्ति वकील शायद ना हो, लेकिन लीगल एडवाइजर तो हो सकता है। जैसे मैं आज के समय में शायद प्रैक्टिस ना कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे लीगल एडवाइस मांगते हैं, तो दैट लीगल एडवाइस बीइंग गिवन टू मी इज आल्सो द कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन। आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू द कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे लीगल प्रोफेशनल्स जो भी लीगल एडवाइस कर रहे हैं, वो 129 के दायरे से बाध्य रहेंगे। ठीक है, तो ये 129 तक आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात आ जाती है। फिर 130 में है प्रोडक्शन ऑफ द टाइटल ऑफ द विटनेस, टाइटल डीड्स ऑफ द विटनेस, नॉट अ पार्टी। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक ले रहा हूँ, आई एम कमिंग इन द वाइल, कमिंग इन। Yes. So the next section is section number 130. ठीक है, सेक्शन नंबर 130। 130 में क्या है, देखो, अगर पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स है पी और डी, दैट इज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जैसे मान लो इस प्रॉपर्टी के लिए सूट कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जो भी टाइटल डीड्स ये कोर्ट में रखना चाहते हैं ये ला सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स बिफोर द कोर्ट। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एक विटनेस बन के कोर्ट में आ रहा है, जैसे PW1, PW2, PW3, ये जो विटनेस बन के आए, ये पार्टी खुद नहीं है। मतलब या तो पार्टी भी विटनेस बन जाती है, सिविल केसेस में प्लेंटिफ या डिफेंडेंट खुद भी पार्टी अगर जो है वो विटनेस भी बन जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो विटनेस तो है लेकिन पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स नहीं है। जैसे मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मिस्टर बी नाम का व्यक्ति एक गवाही देने आया है, लेकिन बी ना प्लेंटिफ है ना डिफेंडेंट है, तो बी से आप कोई टाइटल डीड एटसेट्रा नहीं मांगोगे। ठीक है, बी से किसी चीज का डॉक्यूमेंट हम, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज पे उसका क्या अधिकार है, ये हम कोर्ट में नहीं मांगेंगे। लिखा है नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू सूट। मतलब अगर तो आप प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो तो 130 नहीं लगेगा। नो विटनेस हु इज नॉट अ पार्टी टू द सूट shall be compelled to produce his title deeds to any property or any document by virtue of which he holds any property as pledge or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him। तो कोई भी ऐसी चीज आप कोर्ट में लाने के लिए बाध्य नहीं हो, unless and until he agrees in writing to produce them with the person seeking the production of some such deeds or some person through whom he claims। तो अगर वो रिटर्न में कहता है कि ठीक है मैं प्रोड्यूस करवा दूंगा, तो हम दे मंगवा लेंगे, अदरवाइज हम उसको कंपेल नहीं कर सकते। इसके बाद
अगला आपका जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसमें आप सेक्शन नंबर 132 पे आओ। 132 पे 131 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहा है, व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस। ठीक है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession unless the last mentioned person consents that production। जैसे इसका कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर एक डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति विशेष के पास है और वो व्यक्ति विशेष उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए मना कर सकता है, तो आप उसको कंपेल नहीं करोगे वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने के लिए। ठीक है, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजीशन which he is entitled to refuse to produce if they were in his possession। अगर जैसे मान लो रजिस्ट्रार के पास एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट जो है आप नहीं दिखा सकते, मान लो वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, वो नहीं आप किसी को दिखा सकते, तो आपको ऐसी चीजें कोर्ट में प्रोड्यूस करवाने के लिए कोई कंपेल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल देयर इज द प्रोसेस बीइंग फॉलोड। ठीक है, तो अगर जिस व्यक्ति के लिए वो डॉक्यूमेंट आना है अगर वो कंसेंट दे रहा है तभी ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में मान्य होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो लेकिन 131 इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस ब्रॉडर आइडिया रखना है कि 131 के अंदर हेडिंग क्या है। ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट व्हिच अनदर पर्सन हैविंग पोजीशन कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इट। व्यक्ति के पास वो पावर है कि वो मना अगर कर सकता है तो डेफिनेटली आप उसको बाउंड नहीं करोगे। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 132। ये प्रिविलेज कम्युनिकेशंस आपके खत्म हो गए। इसके बाद सेक्शन नंबर 132 आ गया। देखो, कोई भी विटनेस जो कोर्ट में गवाही देने के लिए आया है, अगर कोर्ट उसको कंपेल करके कोई भी आंसर उसको कहते हैं कि दो कोर्ट के अंदर, तो उस व्यक्ति को हम बाउंड कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है विटनेसेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट हिम। किसी भी व्यक्ति विशेष जो कोर्ट के अंदर गवाही दे रहा है, एनी पर्सन हु इज अपियरिंग एज अ विटनेस इन द कोर्ट। कोर्ट ने इस जैसे मान लो एक व्यक्ति है मिस्टर ए नाम का, कोर्ट ने इस व्यक्ति को एक क्वेश्चन पूछा और ये व्यक्ति कहता है कि सर मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, ही रिफ्यूजेस टू आंसर, क्योंकि इसको लगता है कि अगर मैं आंसर दूंगा तो शायद मेरे अगेंस्ट ही कोई क्रिमिनल प्रोसेस ना शुरू कर दे। तो कोर्ट इसको कंपेल कर सकता है कि आपको आंसर देना ही पड़ेगा। द कोर्ट कैन कंपेल सच पर्सन टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चन। लेकिन हम किसी भी व्यक्ति से ऐसे सवाल ना पूछें जो उसी के अगेंस्ट एक आंसर तैयार कर दें। नो पर्सन शुड बी मेड अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का एक पॉइंट है ना, दैट नो वन शुड बी गिवन, नो वन शुड बी कंपेल्ड टू गिव सच आंसर्स बाय व्हिच ही इज गोइंग टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। तो यहीं पे 132 के अंदर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। 132 के प्रोवाइजो में प्रोटेक्शन है। नो सच आंसर व्हिच अ विटनेस शैल बी कंपेल्ड टू गिव shall subject to any arrest or prosecution or be proved against him in any criminal proceeding except in prosecution for giving false evidence by such answer। तो आप आंसर देने के लिए तो बाध्य हो, लेकिन उस आंसर को आपके अगेंस्ट हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो गिविंग फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट का आपके ऊपर केस जो है वो लगाया जा सकता है। तो दो लाइनें लिख लो 132 के लिए अगर लिखना चाह रहे हो, दैट द कोर्ट कैन कंपेल एनी पर्सन, yeah, the court can compel any witness, कुछ भी लिखना, the court can compel any witness to give answers to the question put to him, to give answers to the question put to him, and even if such answers can criminate him, even if such answers can criminate him, even then also, even if such answers can criminate him, even then also the person is bound to answer. Even then also the person is bound to answer. However, such answers given by him, such answers given by him cannot be used against such witness, cannot be used against such witness, cannot be used against such witness. However, if he gives
false evidence, if he gives false evidence, then if he gives false evidence, then the charge of section 193 IPC, then the charge of section 193 IPC, charge of section 193 IPC can be framed against such person. Charge of section 193 can be framed against such person. ठीक है जी, अगला सवाल, अगला जो सेक्शन है, सॉरी, accomplice, सेक्शन नंबर 133। कोई भी व्यक्ति जो आपका ऑफेंस करते समय सहयोगी होता है, accomplice होता है, पार्टिसिपेटर होता है, अगर उसको हम पार्डन ग्रांट कर दें, अगर उसको हम पार्डन ग्रांट कर दें, सीआरपीसी के सेक्शन 306 के तहत पार्डन मिल जाता है। अगर पार्डन उसको मिल गया, वो सरकारी गवाह बनता है, तो वो आपके अगेंस्ट गवाही दे सकता है। accomplice is a competent witness against the accused person, और accomplice की स्टेटमेंट के आधार पे कन्विक्शन डिसाइड हो सकता है विदाउट एनी corroboration। ऐसा कर सकते हो आप, लिखा है the conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of the accomplice। आपको अगर corroborated evidence और साथ में नहीं भी मिल रहा, तब भी accomplice के बयान के आधार पे accused का conviction करवाया जा सकता है। लेकिन 133 अभी ये बड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया, पढ़ाने में 2 घंटे लग जाते हैं। 114 का क्लॉज नंबर भी साथ में चलता है। रूल ऑफ कॉशन है कि आप जनरली corroborated evidences साथ में रखते ही हैं, रूल ऑफ कॉशन, ठीक है। तो उन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कॉपीज पे रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट वन है सेक्शन नंबर 134। 133 पे कुछ केसेस हमने क्लास में डिस्कस किए हैं। दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आपके ध्यान में आना चाहिए, दगड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी के साथ साथ भावनी साहू वर्सेस किंग एम्परर का केस था प्रिवी काउंसिल का, वो भी हमने डिस्कस किया था, नोटबुक में चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 134, नंबर ऑफ विटनेसेस। कितने गवाह आपके पक्ष में आ सकते हैं, तो कोई नंबर नहीं है, नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस इन एनी केस रिक्वायर्ड टू प्रूव एनी फैक्ट। जितने गवाह लाने हैं उतने ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट वन इज द सेकंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 10, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस सबसे पहले कहता है 135, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन। तो कौन से गवाह को किस स्टेज में बुलाना है, मतलब कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन उसके बाद आएगा, ये कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। और अगर लॉ ने बता रखा है तो लॉ डिसाइड कर देगा। लिखा है ऑर्डर इन विच द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर अ टाइम इन फोर्स इन सीपीसी एंड सीआरपीसी, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर। तो अगर सीपीसी और सीआरपीसी में तरीका बताया गया है तो आप तरीका फॉलो करो। जनरली तरीका क्या है कि पहले प्लेंटिफ के गवाह आते हैं, फिर डिफेंडेंट के आते हैं, पहले प्रोसिक्यूशन के आते हैं, फिर डिफेंस के आते हैं क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में। लेकिन अगर कोई लॉ इन चीजों पे साइलेंट है तो फिर कोर्ट का डिस्क्रिशन है ऑर्डर ऑफ विटनेसेस को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 136, कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है ये डिसाइड करने की पावर जज की, ठीक है। जज has to decide as to the admissibility of the evidences, ठीक है। इसको मैं बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंदी एरिया में चला जाता है, 1 घंटा लगता है इसको पढ़ाने में। लेकिन सेक्शन 136 इज ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस। अभी के लिए तो मैं इतना ही बताऊंगा, जिन लोगों ने पूरी क्लास लगा रखी है वो नोटबुक्स में इसको चेकआउट करना, स्टार्टिंग के सेशंस में ही करवाया गया है। और जिन्होंने नहीं किया है वो इलस्ट्रेशंस पढ़ के कोशिश करना इस चीज को समझने की। जनरली क्या होता है, कभी कभी आपके पास 2 फैक्ट है, एक फैक्ट कोर्ट में रेलेवेंट है, दूसरा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हमने 104 में पढ़ा, तो सेक्शन नंबर 136 जब मैं पढ़ाता हूं तो 104 साथ नहीं करवाता हूं, वहीं पे जो इलस्ट्रेशन था उसको ध्यान में रखो कि अगर कोर्ट में डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करवाना है तो डाइंग डिक्लेरेशन इज रेलेवेंट। हमारे लिए डेथ रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन डेथ के आधार पे ही डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव होगी, तो हमें डेथ और डाइंग डिक्लेरेशन दोनों प्रूव करवानी पड़ती है। अब वो कोर्ट आपको बताएगा कि पहले क्या प्रूव करो और बाद में क्या प्रूव करो, तो उसको लेके ये सेक्शंस बनाए गए हैं। 136 को लेके जनरली जो सवाल आता है, विच सेक्शन डिसाइड्स दैट द जज विल डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंसेस, तो इट इज सेक्शन नंबर 136। इलस्ट्रेशन नंबर ए, इलस्ट्रेशन नंबर बी इनको मार्क करो, और इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर डी इनको मार्क करके रखो। सी भी मतलब करने तो सारी है, लेकिन जो मैंने 3 बताई वहां से सवाल प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया है, ठीक है।
इसके साथ साथ 136 जो है वो आपका सेक्शन नंबर 104 के साथ चलता है, डिटेल्ड एरिया है, सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ ही काम बनता है यहाँ पे, ठीक है। बिना चीजों को समझे तो मुझे नहीं पता, जिन लोगों ने एविडेंस अच्छे से नहीं पढ़ा है उनको कितना यहाँ पे इन चीजों की क्लेरिफिकेशन आ रही है, लेकिन ये है कि देखो हमने अब सेशन तो लगाना ही है, ठीक है, और आप लोग अगर अटेंड कर रहे हो तो आपको समझ में भी आना चाहिए। अब आगे का जो एरिया है 137 से लेके 167 तक मैं थोड़ा सा स्विफ्टली चलूंगा, बिकॉज अगले 30 मिनट के बाद मेरी दूसरी क्लास का समय हो जाएगा। देखो 137 जनरली क्या क्या चीजों की बात करेगा। पहला कहता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन तो सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन जनरली सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए ही करवाया जाता है। इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग द मैटर रेफर्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन। किसी व्यक्ति का क्रॉस हुआ, क्रॉस के समय कुछ नए तथ्य कोर्ट के सामने आए, तो री एग्जामिनेशन में आप उनकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। री एग्जामिनेशन में कभी भी नया फैक्ट कोर्ट के सामने नहीं रखा जाएगा अनलेस एंड अनटिल देयर इज द परमिशन ऑफ द, ठीक है। री एग्जामिनेशन के समय न्यू मैटर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन नंबर 138 कहता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन पहले होगा चीफ, फिर होगा क्रॉस, फिर होगा री एग्जामिनेशन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। 137 ने बताया कि एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, चीफ, क्रॉस और री का मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन आ गया सेक्शन नंबर 138 के अंदर, और 138 ने ही आपको बताया कि री एग्जामिनेशन के अंदर नया फैक्ट इंट्रोड्यूस कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं होता है। ये लिखा है डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद 139 बात करता है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। कोई व्यक्ति विशेष, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है एमसीक्यूज के लिए। कोई व्यक्ति जिसको हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट में आने को कहा था वो विटनेस नहीं बन जाएगा। जैसे कोर्ट में एक डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट रेवेन्यू अथॉरिटी के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेके आ गया, हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें व्यक्ति नहीं चाहिए, तो डॉक्यूमेंट लाने से व्यक्ति अपने आप विटनेस नहीं बन गया, ठीक है। और उस विटनेस का क्रॉस भी नहीं होगा जब तक उसको विटनेस के आधार पर ना बुलाओ, उस व्यक्ति का क्रॉस नहीं हो सकता। और यही चीज 139 कह रहा है, दैट पर्सन समन्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट does not becomes a witness by a mere fact that he produces it। सिर्फ एक व्यक्ति विशेष दस्तावेज कोर्ट में लेके आ रहा है उसके आधार पे वो विटनेस नहीं बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, बहुत बहुत बार एग्जाम में आता है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेके आता है तो क्या वो विटनेस बनेगा। द आंसर इज नो। अगर उसको विटनेस बनाना है तो उसको विटनेस के तौर पे ही आपको बुलाना है, वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं आए। 140 कैरेक्टर एविडेंस की बात होती है। कोई भी व्यक्ति जो विटनेस ऑफ कैरेक्टर है, आपको याद करना है सेक्शन नंबर 52 से 55 तक कैरेक्टर एविडेंस आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो कैरेक्टर का विटनेस दे रहा है, विटनेस है, कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है, उसका क्रॉस भी हो सकता है, उसका री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 52 से 55 में हमने कैरेक्टर एविडेंस पढ़ा होता है, वहीं से 140 हम रिलेट करते हैं। सेक्शन नंबर 141 लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या है, वो क्वेश्चन जिसमें आंसर सजेस्टिव है, वो क्वेश्चन जिसमें आंसर सजेस्ट करके दिया गया है और सामने वाला व्यक्ति आपको जब सवाल पूछ रहा है तो वो चाहता है कि आप यही आंसर दो। मैंने आपसे सवाल पूछा कि फलाने दिन आपने कौन से कलर की शर्ट डाली थी, तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर मैंने आपको सवाल डाला कि आपने फलाने दिन व्हाइट कलर की शर्ट डाली थी और मैं चाहता हूं कि आप कहें कि मैंने व्हाइट कलर की शर्ट डाली थी, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। और लीडिंग क्वेश्चन सेक्शन 141 बताता है कि क्या होता है। 142 लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चंस कब नहीं पूछे जाएंगे, तो लिखा है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी एग्जामिन्ड इन द बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन चीफ और द एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो जनरली देखो ऐसा नहीं है कि चीफ एग्जामिनेशन या री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग सवाल नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हो, लेकिन अगर ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर दे, ऑपोजिट पार्टी ऑब्जेक्शन रेज कर दे और आपके पास कोर्ट की परमिशन ना हो तो आप लीडिंग सवाल नहीं पूछोगे। लिखा है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड by the adverse party be asked in the examination in chief or re-examination except with the permission of the court। इसका मतलब लीडिंग सवाल चीफ और री में पूछे जा सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया और आपके पास कोर्ट की परमिशन नहीं है तो आप नहीं पूछोगे। लेकिन
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है विटनेस को, अगर लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ इंट्रोडक्टरी नेचर के चीज पे है, अनडिस्प्यूटेड चीज पे है, या उस चीज पे है जो ऑलरेडी कोर्ट में प्रूव हो चुकी है, तो कोर्ट आपको परमिशन दे देती है। ठीक है, जैसे आपने एक लीडिंग क्वेश्चन, आप अपने विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका ध्यान रखना। ठीक है, आपने पूछ लिया, मनाही नहीं है, ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि सर लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप कोर्ट से परमिशन मांगोगे। कोर्ट परमिशन तभी देगा अगर क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी नेचर का था, अनडिस्प्यूटेड था, या ऑलरेडी कोर्ट के सामने ये चीज प्रूव हो चुकी थी, तो फिर कोर्ट आपको अलाउ कर देगा, अदरवाइज हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। लीडिंग क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं? तो क्रॉस एग्जामिनेशन के समय तो लीडिंग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पर इसका बहुत बार सवाल आता है, सवाल ध्यान से समझना, एमसीक्यू आएगा तो ध्यान से आंसर करना। लीडिंग क्वेश्चंस व्हेन भी दे मे बी आस्क्ड, तो एट द टाइम ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, व्हेन दे मे नॉट बी आस्क्ड, तो चीफ और री एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछे जाएंगे अगर अगर ऑपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठा दिया और आपके पास कोर्ट की परमिशन नहीं है। अगर ऑपोजिट पार्टी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन उठाया, आपके पास कोर्ट की परमिशन नहीं है, आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछोगे। कोर्ट आपको परमिशन कब देगा? उसके लिए सेकंड पैराग्राफ कह रहा है, वेयर द क्वेश्चन इज ओनली ऑफ इंट्रोडक्टरी नेचर, अनडिस्प्यूटेड, एंड or the thing is already sufficiently proved in the court. Next one is section number 144. आप कोर्ट के सामने कोई भी डॉक्यूमेंट के ओरल एविडेंस जब देना शुरू कर दो और कोर्ट आपसे पूछ ले कि क्या चीज डॉक्यूमेंट में थी, और आप कह दो जी डॉक्यूमेंट में थी, तो आप ओरल एविडेंस नहीं दे पाओगे। सेक्शन 144 कहता है कि अगर किसी चीज का, किसी डॉक्यूमेंट का किसी चीज का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आप ओरल एविडेंस कोर्ट में दे रहे थे, तो ओरल एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होगा अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमारे पास। ये सेक्शन 144 है। 144 की जर्नल एप्लीकेशन सेक्शन 91 के साथ चलती है, सेक्शन 91 के साथ चलती है। ठीक है, और इलस्ट्रेशन आप लोगों ने इसको पढ़ना है आराम से बैठ के, क्लास के बाद इलस्ट्रेशन सारे के सारे करने हैं, समझना कि चीज में हो क्या रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन समझने का तरीका, पहले सेक्शन समझो, सेक्शन के साथ इलस्ट्रेशन को जोड़ो, और दोनों चीजों को कोरिलेट कर करके समझने की कोशिश करो, तो चीज अपने आप क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन नंबर 145, क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन, क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन दोनों ही 145 के अंदर होती हैं। किसी भी व्यक्ति को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दिमाग खोल के सुन लो, समझ लो और जहन में उतार लो। क्रॉस एग्जामिनेशन करते समय आपको विटनेस को नहीं बताना होता कि आप सवाल कहां से पूछ रहे हो। ठीक है, नहीं बताना होता दैट फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज, लिखा है विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू हिम। कोई भी उस व्यक्ति को जब सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी के पुराने बयानों के आधार पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सवाल कहां से पूछा आपने। लेकिन जब भी कॉन्ट्राडिक्शन करोगे, जब भी कॉन्ट्राडिक्शन करोगे, आपको ये उस व्यक्ति को उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट दिखा के ही कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ता है। लिखा है बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट हिम बाय द राइटिंग, his attention must before the writing can be proved be called on those parts of which are used to be for the purpose of contradicting him. तो आप दो चीजें ध्यान में रखना, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसको मत बताओ कि उसकी कौन सी स्टेटमेंट से सवाल पूछा विटनेस की। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो तो उसको उसका पुराना बयान दिखाना पड़ता ही है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 145 है जो क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्राडिक्शन की बात करता है। रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का लैंडमार्क जजमेंट है इसके ऊपर, रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है। तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है कॉन्ट्राडिक्शंस के ऊपर। तहसीलदार सिंह, रघुनंदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, सीआरपीसी के साथ भी पढ़ोगे, और एविडेंस का 145 रिलेट करता है। नेक्स्ट वन इज 146, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकते हो जिससे सामने वाले की वेरासिटी का पता लग जाए कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, ये आप पता कर सकते हो। टू शेक हिज क्रेडिट by injuring his character, although the answer to those questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। कोई भी तरीके का सवाल आप क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछ सकते हो। आप व्यक्ति को कह सकते हो कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, आप व्यक्ति को कह सकते हो कि तुमने कितने केसेस में झूठी गवाही दी है, आप व्यक्ति को कह सकते हो कि तुम झूठे गवाह हो,
कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आप उस व्यक्ति को पूछ सकते हो जिससे उसके कैरेक्टर को आप इंजर करके उसकी क्रेडिबिलिटी को शेक कर रहे हो, उसकी क्या पोजीशन है लाइफ में, उसकी स्टेटमेंट सच है या नहीं है, ये सारी चीजें कोर्ट में पूछी जा सकती हैं। लेकिन किसी भी महिला को जो जो रेप की विक्टिम है उसको उसके प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस को लेके। 147 कहता है कि व्हेन विटनेसेस टू बी कंपेल्ड टू आंसर, ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा 132 था वैसा ही 147 है, ठीक है, कि किसी भी रेलेवेंट क्वेश्चन पे, किसी भी रेलेवेंट क्वेश्चन पे व्यक्ति विशेष को आप सवाल पूछ सकते हो। और 132 का प्रोवाइजो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 132 में है ना कि आप अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको कंपेल किया गया, आप आंसर दे रहे हो, तो आपके अगेंस्ट वो स्टेटमेंट यूज नहीं होती है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी सवाल का जवाब नहीं देता है, 148 के क्लॉज नंबर 4 में जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, 148 का सब क्लॉज 4 जो है वो इंपॉर्टेंट है। If the court may sees fit draw that the witness's refusal to answer inference that the answer would be unfavorable to him, सेम चीज सेक्शन नंबर 114 में भी आपको इलस्ट्रेशन में देखी गई थी, ठीक है। 114 में इलस्ट्रेशन में आपने सेम पॉइंट देखा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी सवाल का जवाब नहीं देता तो कोर्ट ये इन्फरेंस ड्रॉ कर लेता है कि उस चीज का आंसर उस व्यक्ति के लिए देने के लिए अनफेवरेबल शायद रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर एच जो है 114 की, वो 148 के क्लॉज 4 के साथ ही चलती है। नेक्स्ट वन इज 149, किसी भी व्यक्ति को विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड आप सवाल नहीं पूछोगे। क्वेश्चंस नॉट टू बी आस्क्ड विदाउट रीजनेबल ग्राउंड। इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आती है। A barrister is instructed by the attorney or vakil that the important witness is the dacoit. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. ठीक है, एक बैरिस्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी, उसकी इंस्ट्रक्शंस मिली बाय द अटॉर्नी और वकील दैट द इंपॉर्टेंट विटनेस इज अ dacoit, सो देयर इज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट वेदर ही इज dacoit, तो आप उसको सवाल पर पूछ सकते हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो नॉर्मली विटनेस बन के आया, आप उसको ऐसे सवाल नहीं पूछोगे। द प्लीडर इज इन्फॉर्म्ड बाय अ पर्सन इन कोर्ट दैट द इंपॉर्टेंट विटनेस इज dacoit, the informant or any on being questioned by the pleader gives satisfactory reasons of his statement, there is reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit or not। तो ये दोनों केसेस में सवाल पूछने के पीछे एक कारण था कि क्या वो डकैत है या नहीं। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर सी आप देखो क्या कह रहे हैं, a witness from whom nothing whatever is known is asked at random whether he is dacoit, एक विटनेस जिसका कुछ भी नहीं पता उसको रैंडमली पूछ लो कि क्या तुम डकैत हो, तो ये अनरीजनेबल है, इट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर क्वेश्चन। ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। सेक्शन नंबर 150, कोई भी व्यक्ति अगर अनरीजनेबल ग्राउंड पे विटनेसेस को सवाल करता है, जैसे अभी 149 में जो चीजें हमने देखी, अगर वैसे सवाल आप विटनेसेस को पूछते हो और कोर्ट को लगता है कि आप गलत चीज कर रहे हो, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट आपके बारे में हाई कोर्ट को बता सकता है, या फिर जो वो वकील जिस अथॉरिटी के अंदर अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज करता है उस अथॉरिटी को बताया जा सकता है कि वकील साहब ऐसे सवाल पूछते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप अनरीजनेबल ग्राउंड पे सवाल पूछोगे, अनरीजनेबल ग्राउंड पे सवाल पूछोगे, तो कोर्ट आपके बारे में कंप्लेंट कर सकता है। कहां पे, हाई कोर्ट में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जिस भी बार के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं उस बार में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आ सकती है। लिखा है, इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सच क्वेश्चन was asked without reasonable ground, कोई सवाल आपने जो पूछा उसके पीछे कोई औचित्य नहीं था, it may, if it was asked by any pleader, वकील, attorney, barrister, report the circumstances of the case to the high court, हाई कोर्ट को आपके बारे में कंप्लेंट जाएगी, और other authority to which the वकील एक्सेट्रा इज सब्जेक्ट टू एक्सरसाइज इज प्रोफेशन। तो आप किस अथॉरिटी के अंदर अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज करते हो, किस अथॉरिटी के अंदर, तो इट इज बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ दिल्ली और एनी अदर बार, तो उसके अंदर आपके अगेंस्ट जो है कंप्लेंट जा सकती है। ये सेक्शन नंबर 150 कहता है। अगला सेक्शन 151, इनडिसेंट सवाल आप नहीं पूछोगे किसी भी व्यक्ति को, जो चीज फैक्ट इन इशू से रिलेट नहीं करती, जिस चीज को पूछने का कोई औचित्य नहीं है, इनडिसेंट सवाल आप किसी को नहीं पूछोगे, स्कैंडालियस क्वेश्चंस आप किसी को नहीं पूछोगे, ठीक है। 151 कहता है, द कोर्ट मे फॉरबिड the questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although the questions of inquiries may have some bearing of the questions before the court। तो थोड़ा बहुत अगर
जो सवाल कोर्ट के सामने रखे गए हैं वो जरूरी भी है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट को लगता है कि आप सवाल इंडिसेंट पूछ रहे हो तो ऐसे सवालों को पूछने के लिए आपको मना किया जा सकता है। दिस इज सेक्शन 151। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको रोका ही जाएगा, द कोर्ट मे फॉरवर्ड, द कोर्ट मे फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद आपका 152, कोई भी ऐसा सवाल जो सामने वाले को इंसल्ट या अनॉय करे, ऐसे सवालों को पूछने के लिए कोर्ट आपको मना कर सकता है। ये वकीलों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे सवाल नहीं पूछने हैं, या पार्टीज के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसे सवाल आप नहीं पूछोगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 152, that is for questions intended to insult or annoy. If you are insulting or annoying someone, you cannot ask such questions, ठीक है। इसके बाद 153 जो है, 153 अगेन मैं कहूंगा कि बहुत डिटेल का एरिया है, आपने इसको लेके सिर्फ इलस्ट्रेशन को फोकस करना है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को फोकस करना है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है, ये आज ही कर लेना, ठीक है। मैंने कह दिया, अब इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा विद इन द कमिंग वीक, ठीक है, और उस टेस्ट में मुझे आपके आंसर बहुत हद तक सही चाहिए, ठीक है। तो कौन से एविडेंसेस एडमिसिबल हैं, कौन से इनएडमिसिबल हैं, इन चीजों को लेके सेक्शन नंबर 153 बताता है। इलस्ट्रेशन सारी इंपॉर्टेंट है, 4 इलस्ट्रेशन है, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। पहले 153 आप लोग पढ़ोगे एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द इलस्ट्रेशंस, ठीक है। मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूं ताकि आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए ये चीज आपको इजी रहे। लिखा है व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड और हैज आंसर्ड एनी क्वेश्चन व्हिच इज रिलेवेंट, व्हेन अ विटनेस हैज बीन आस्क्ड any question or he has answered any question which is relevant only to the inquiry only, ये only word underline करें, which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake the credit by injuring his character, no evidence shall be allowed, shall be given to contradict him। आप कोई भी ऐसा बयान नहीं क्वेश्चन नहीं पूछोगे या एविडेंस नहीं दोगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, बट इफ ही आंसर्स फॉल्सली ही मे बी आफ्टरवर्ड्स बीइंग चार्ज्ड फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। कहने का मतलब ये है कि कोई भी विटनेस को आप सवाल पूछ सकते हो जो रेलेवेंट क्वेश्चंस पे हो, बेशक आपको उस विटनेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करना, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया जाएगा जिससे आप विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करो। लेकिन अगर वो विटनेस झूठा कोई बयान देता है तो उसको फॉल्स एविडेंस के लिए चार्ज किया जा सकता है। 4 पैरामीटर्स ड्रॉ हो रहे हैं सेक्शन 153 के अंदर। पहली चीज कि आप सवाल पूछ रहे हो, रेलेवेंट क्वेश्चन है, विटनेस की कैरेक्टर को इंजर किया जा रहा है, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, रेदर फॉल्स एविडेंस का केस उसके अगेंस्ट रजिस्टर करवाया जा सकता है। दिस इज सेक्शन नंबर 153। एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है कि कब 153 नहीं लगेगा। लिखा है इफ द विटनेस इज आस्क्ड whether he has been previously convicted and he denies it, तो एविडेंस में भी गिवन ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन। मतलब आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना उसको, कि आपने उसको पूछा कि क्या तुम्हें पहले कभी सजा हुई है, वो मना करता है, आप उसकी प्रीवियस कन्विक्शन को ऑर्डर कोर्ट में दिखाते हो, तो मतलब आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, और ये एक्सेप्शन है। जनरली आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर एक्सेप्शन में मामला चला गया तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है। एक्सेप्शन नंबर 2 कह रहा है इफ अ विटनेस इज आस्क्ड ऑन एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी। इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी मतलब कि आप शायद इम्पार्शियल व्यक्ति नहीं हो, आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप सही से गवाही नहीं दे रहे, एंड आंसर्स इट बाय डिनाइंग द फैक्ट ही मे बी कॉन्ट्राडिक्टेड। तो अगर वो कह रहे हैं नहीं सर मैं तो आपकी तरफ से गवाही दे रहा हूं, लेकिन अगर ये झूठ है तो इसको हम कोर्ट में कॉन्ट्राडिक्ट करवा सकते हैं, ये 153 कहता है। इलस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा कि सारी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। आप इलस्ट्रेशन नंबर बी देखो, लिखा है a witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty, कि क्या आपको फलानी जगह से बाहर नहीं निकाला गया था डिसऑनेस्टी के कारण से, वो डिनाई करता है। एविडेंस इज ऑफर्ड to show that he was dismissed for dishonesty, the evidence is not admissible। आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो ना उसको, कॉन्ट्राडिक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ना प्रीवियस कन्विक्शन का मामला है, ना उसकी इम्पार्शियलिटी को यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है, तो ये एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा कि आप एविडेंस दिखा रहे हो कोर्ट में कि सर इसको वहां से उस नौकरी से डिसमिस किया गया था, क्योंकि ये प्रीवियस कन्विक्शन से रिलेट नहीं करता। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर ए देखो आप, लिखा है ए क्लेम्स against an underwriter is resisted on the ground of fraud. The claimant is asked in the former transaction he had not made any fraudulent claim. He denies it. The evidence is offered to show he did make such claim. The evidence is inadmissible. Again, आप contradiction कर रहे हो, और contradiction generally allowed नहीं है। कोई भी witness, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी witness
आप जिसको सवाल कर रहे हो वो आंसर देने के लिए बाउंड है। अगर वो गलत आंसर दे रहा है आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करोगे, लेकिन फॉल्स एविडेंस का केस उसके अगेंस्ट रजिस्टर हो सकता है। तो ऊपर दोनों इलस्ट्रेशन में एविडेंस एडमिसिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन लेकिन आप अगर इलस्ट्रेशन नंबर डी देखो, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर डी कह रहा है ए इज आस्क्ड वेदर हिज फैमिली has not had a blood feud with the family of B against whom he gives the evidence। कि कह रहा है कि ए का बी के परिवार से कोई रिश्ता नहीं है जिसके अगेंस्ट वो गवाही दे रहा है, वो डिनाई करता है। He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality। तो अगर यहाँ पे क्योंकि ये व्यक्ति इम्पार्शियल लग रहा है, ठीक है, और सॉरी इम्पार्शियल नहीं लग रहा है, तो इस चीज को लेके हम कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंसेस कोर्ट में दे सकते हैं। तो दैट इज द पॉइंट। जो अगर मैटर एक्सेप्शन में चला गया तो एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा, और अगर मैटर एक्सेप्शन में नहीं गया तो एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन नंबर 154 हॉस्टाइल विटनेसेस के लिए है। हॉस्टाइल विटनेसेस, फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ऑमनिबस, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है ना। फाल्सस इन उनो, फाल्सस इन ओमनिबस। एक व्यक्ति, ये इंग्लैंड का प्रिंसिपल है, इंग्लैंड का प्रिंसिपल है, रूल ऑफ कॉशन है। आपको सावधानी के साथ व्यक्ति विशेष की गवाही पे विश्वास करना होता है। इंग्लैंड का प्रिंसिपल ये है कि एक व्यक्ति ने अगर एक बयान दिया और थोड़ा सा भी बयान झूठा निकला तो पूरा स्टेटमेंट उसका झूठा माना जाता है। फॉल्स इन वन थिंग इज फॉल्स इन एवरीथिंग, ठीक है, ये इस मैगजीन का मतलब है। फॉल्स इन वन थिंग इज फॉल्स इन एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिम इंडिया में अप्लाई नहीं करता है, टोटलिटी में अप्लाई नहीं करता। इंडिया में अगर एक व्यक्ति ने गवाही दी, मिस्टर ए ने, इसने कुछ हिस्सा सही कहा और कुछ हिस्सा झूठ कहा, तो हम इस विटनेस को हॉस्टाइल विटनेस मानते हैं। 154 ये कहता है कि जो स्टेटमेंट इसने आपके फेवर में कही उतने के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, और जो इसने आपके फेवर में नहीं करी उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन 154 के सेक्शन 2 के अंदर अलाउड किया जाता है, ये सारा प्रोसेस लिखा है। Nothing in this section shall disentitle a person so permitted to rely on any part of the evidence of such witness। तो उस विटनेस के कुछ स्टेटमेंट के आधार पे अगर आपको विश्वास करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 155 इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। एक विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करने के लिए क्या क्या सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। बड़ा सिंपल है, 3 पैरामीटर्स रखे गए हैं कि उसको बोला जा सकता है दैट यू आर अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि सर ये विश्वास का पात्र नहीं है, झूठ बोलता है। आप विटनेस को ये कह सकते हो कि भैया तुमने रिश्वत ले ली है, द प्रूफ दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड और एक्सेप्टेड द ऑफर ऑफ ब्राइब और ही इज करप्टेड विद द इंड्यूसमेंट एक्सेट्रा, करप्ट इंड्यूसमेंट्स आर देयर। या फिर उसकी फॉर्मर स्टेटमेंट जो थी वो इनकंसिस्टेंट है उसके एविडेंस के साथ। ऐसे अगर बयान कोर्ट में हम बता दें, विटनेस की ऐसी चीजें हम कोर्ट में बता दें, तो कोर्ट विटनेस के ऊपर विश्वास नहीं करता। इसी को कहा जाता है इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस। इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, इसी को कहा जाता है कि विटनेस के ऊपर कोर्ट विश्वास ना करे। इलस्ट्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 इलस्ट्रेशन है, दोनों ही आपको करनी है, ठीक है। 156 भी सेम इसी तरीके के प्रोसेस से रिलेट करेगा। 156 कोरॉबरेशन से रिलेट करता है। क्वेश्चंस टेंडिंग टू कोरॉबरेट द एविडेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट। एक फैक्ट जब दूसरे को कोरॉबरेट कर दे तो 156 के अंदर उसकी रेलेवेंसी होती है, 156 के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए एन अकम्प्लिस, मतलब ए वो व्यक्ति है जिसने अपराध में साथ दिया था। ए एन अकम्प्लिस गिव्स एन अकाउंट ऑफ रॉबरी इन व्हिच ही टुक पार्ट, उसने एक रॉबरी में हिस्सा लिया, उसके बारे में कुछ बयान बता रहा है, ठीक है। और कहता है ही डिस्क्राइब्स वेरियस इंसिडेंट्स अनकनेक्टेड विद द रॉबरी व्हिच अकर्स ऑन हिज वे फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वाज कमिटेड। वो कह रहा है कि सर जब हम रास्ते में जा रहे थे तो जंगल का रास्ता था, ऐसा था वैसा था, तो वो चीजें आपके ऑफेंस से रिलेट नहीं कर रही हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट एविडेंसेस है कि आप शायद उस रॉबरी जब हो रही थी तो उसमें मेंबर थे। तो इंडिपेंडेंट एविडेंसेस ऑफ दीज फैक्ट्स मे बी गिवन इन ऑर्डर टू कोरॉबरेट हिज एविडेंस एज टू द रॉबरी इटसेल्फ। So this is the matter how you are corroborating something in the court of law। 157 again corroborating evidences के लिए चलता है। आपके पुराने बयान के आधार पे आपका कोर्ट में जो बयान है उसको हम corroborate करवा सकते हैं। 158 सेक्शन 32 और 33 के लिए चल रहा है। कोई भी व्यक्ति का जब डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो उसके साथ साथ अगर कोई और corroborative evidences हैं वो 158 के अंदर कोर्ट में मान्य होते हैं।
159 रिफ्रेशिंग ऑफ द मेमोरी की बात करता है। आप कोर्ट में कोई बयान दे रहे हो और आप भूल गए, तो आपकी पुरानी स्टेटमेंट अगर कोई है उसके आधार पे अगर आपको अपनी मेमोरी रिफ्रेश करनी है तो 159 कहता है कि आप अपनी प्रीवियस राइटिंग्स के आधार पे मेमोरीज को रिफ्रेश कर सकते हो। 159 और 160 दोनों इसी के लेके बनाए गए हैं। अगर आपने कोई भी अपने पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पे अपनी मेमोरी को रिफ्रेश किया तो एडवर्स पार्टी का राइट होता है कि वो आपकी उस प्रीवियस राइटिंग को देख के आपसे सवाल जवाब कर ले। सीआरपीसी जो लोग पढ़ रहे हैं अभी मेरे साथ, वो जब हम 172 करेंगे, केस डायरी करेंगे, तो वहां पे हम रिलेट कर लेंगे कि पुलिस वाले ने एक बयान लिखा जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और बाद में इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ, वही पुलिस वाला कोर्ट में एविडेंस देने पहुंचा है। पुलिस वाला कोर्ट में कहता है कि सर मुझे भूल चुका है कि मैंने कैसे एविडेंस इन्वेस्टिगेशन किया था, मुझे केस डायरी देखनी है। तो आप जब केस डायरी के आधार पे अपनी मेमोरी रिफ्रेश करोगे तो एक्यूज को राइट मिल जाएगा कि वो भी केस डायरी के उतने हिस्से को देख के आपसे सवाल जवाब कर सकता है। तो दैट इज द राइट ऑफ द एडवर्स पार्टी एज टू द राइटिंग यूज टू रिफ्रेश द मेमोरी। 162 प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कोई भी कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए, किसी भी मटेरियल चीज की प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में उस चीज को बुलाने का ऑर्डर जो है वो दे सकती है। दैट इज इन सेक्शन नंबर 162। इसके बाद आप 164 का ध्यान रखोगे। 164 हमारा जो है ये सेक्शन नंबर 66 के साथ चलता है। अगेन, आप सेकेंडरी एविडेंसेस जनरली नहीं दे सकते, लेकिन जैसे मान लो आपको एक डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है आपके पास, प्राइमरी नहीं है, फोटोकॉपी है। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो किसी और के पास, जैसे मान लो मुझे आपके ऊपर केस करना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन मुझे कोर्ट में वो दिखाना है ना, तो मैं आपको नोटिस दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाओ। आप ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में नहीं लाए, मैंने आपको नोटिस भेजा डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट, आप नहीं लाए, तो फिर मुझे सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कोर्ट कहेगा कि ठीक है तुम सेकेंडरी एविडेंस ले आओ, आप फोटोकॉपी कोर्ट में रख दो। लेकिन इसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में नहीं ला सकते। मतलब कहने का ये है कि ए और बी, एक डॉक्यूमेंट है जो ए ने साइन किया और बी को दे दिया और फोटोकॉपी अपने पास रख ली, फोटोकॉपी अपने पास रख ली। ए ने बी के ऊपर केस कर दिया। जनरली हम कहते हैं कि हमें प्राइमरी डॉक्यूमेंट कोर्ट में चाहिए, लेकिन प्राइमरी किसके पास? बी के पास। हमने बी को नोटिस भेजा, नोटिस भेजा जाएगा सेक्शन 66 एविडेंस एक्ट के अंदर। बी को जब नोटिस मिला, बी को वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाना है, बी नहीं लाता तो हमने कोर्ट में फोटोकॉपी दिखा दी, कोर्ट ने एडमिट कर लिया, सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल हो गया। लेकिन कल को अगर मिस्टर बी ये डॉक्यूमेंट अब कोर्ट में अगर रखता है तो ये नहीं रख पाएगा। लिखा है 164 में, व्हेन अ पार्टी refuses to produce a document when which he has notice to produce, बी के पास जब नोटिस आया डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने का, उसने नहीं किया, he cannot afterward use the document as evidence without the consent of the other party or by the order of the court। बिना कोर्ट के ऑर्डर के या बिना ऑपोजिट पार्टी के कंसेंट के आप ये काम नहीं कर सकते। लास्ट सेक्शन, सेकेंड थर्ड लास्ट सेक्शन सॉरी, 165 पावर ऑफ अ जज। 165 के अंदर जज की पावर्स हैं। जज साहब आपको कोई भी सवाल, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई भी सवाल पूछने का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको रेलेवेंट फैक्ट्स का प्रूफ चाहिए। द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन द प्रूफ ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स may ask to any person in any form at any time to any party any question about any relevant or irrelevant fact। ठीक है, आपको सवाल रेलेवेंट चीज पे भी पूछा जा सकता है, इररेलेवेंट पे भी पूछा जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है कि हमें रेलेवेंट फैक्ट का प्रूफ चाहिए। ठीक है, आपसे कोई भी चीज मंगवाई जा सकती है, ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, कोर्ट कुछ भी कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है, ये कोर्ट की पावर्स हैं। प्रोवाइजो कहता है कि जजमेंट जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जजमेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर आधारित होगा, और वो रेलेवेंट फैक्ट्स वही होंगे जो ड्यूली प्रूव्ड हो चुके होंगे। ठीक है, ड्यूली फैक्ट्स, ड्यूली प्रूव्ड जो रेलेवेंट फैक्ट्स है उन्हीं के ऊपर जजमेंट बेस करेगा, बाकी चीजों पे जजमेंट बेस नहीं करता है। नेक्स्ट इज कि कोई चीज जो एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली मना है, जैसे कि आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो है वो कोर्ट में नहीं रख सकते, आप इंडिसेंट या इम्प्रॉपर क्वेश्चंस कोर्ट में नहीं पूछ सकते, या आप प्राइमरी एविडेंस होते हुए सेकेंडरी एविडेंस अलाउ नहीं कर सकते, तो क्योंकि पार्टीज के ऊपर अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये रिस्ट्रिक्शंस कोर्ट के ऊपर भी हैं कि कोर्ट प्रिविलेज कम्युनिकेशन 148 149 या प्राइमरी एविडेंसेस की कोर्ट में मौजूदगी अगर हो सकती है तो उसको डिस्पेंस नहीं कर सकती कोर्ट, ये कोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जज टू डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, आप ये चीजें नहीं कर सकते क्योंकि एविडेंस एक्ट ने क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। 166
पावर ऑफ द ज्यूरी की बात है, इंडिया में अब ज्यूरी कोर्ट्स नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी सेक्शन का आपको ध्यान रखना है। पावर ऑफ द ज्यूरी और असेसर्स टू पुट क्वेश्चन, ज्यूरी कोर्ट्स पहले चलती थे, इंग्लैंड में आज भी चलती हैं, जिसमें समाज निर्णय करता है कि सजा या केस जो है उसमें एविडेंसेस प्रूव होते हैं या नहीं। तो पावर ऑफ ज्यूरी एंड असेसर्स टू पुट क्वेश्चन 166 के अंदर है, हमारे लिए इतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना। 167 में केवल केस में इम्प्रॉपर एडमिशन या रिजेक्शन हुए थे, क्या न्यू ट्रायल चलेगा? द आंसर इज नो। इम्प्रॉपर एडमिशन या इम्प्रॉपर रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस के आधार पे अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, आप अपील में जाइए, लेकिन नया ट्रायल नहीं चलेगा। नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ द एविडेंस। क्लियर? So by this we have done with 167 sections of Indian Evidence Act. एक मिनट रुको, मुझे इवनिंग बैच के सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, 10। ठीक है, सो दिस इज द होल 167 सेक्शंस दैट यू हैव डन। मेरा काम सिर्फ रिविजन्स का था कि आप लोग सारे सेक्शंस को एक बार गो थ्रू कर लो, इलस्ट्रेशन जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने सब आपको बता दिया। ठीक है, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब एविडेंस एक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो जो बताया उसको फॉलो करो। जिन्होंने एविडेंस कर रखा है उनके लिए और ज्यादा इजी हो चुका है, जिन्होंने एविडेंस पहले नहीं किया था उनको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ गया, मतलब अगर 100% काम किया है, आपको 20, 25, 30% भी अगर आ गया है तो आपके लिए सफिशियंट है। बिकॉज जब हम एविडेंस को डिटेल में पढ़ेंगे चीजें अच्छे से क्लेरिफाई तभी होती। ठीक है, सो बाय दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन एंड नाउ यू पीपल जस्ट फॉलो फॉरवर्ड। जो आपका अगला सब्जेक्ट चल रहा है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, so by this I am closing the session. Thank you so much. Thank you, sir.